आज का वीडियो डेडिकेटेड है कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर नंबर 4 है 12th क्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें पढ़ना क्या क्या होता है क्या करके जरा देखें हम लोग। तो इसमें ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ना होता है सबसे पहले, और तब हम लोग बायट-सवार्ट लॉ पढ़ते हैं, एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बायट-सवार्ट लॉ, और साइक्लोट्रॉन देखना होता है, साथ में फोर्स ऑन चार्ज, मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वो देखते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो भी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे सबके और बैकग्राउंड उसका देखते चलेंगे सच दैट कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और फॉर्मूला एप्लीकेशन में कोई लॉजिकली प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और फिर टॉर्क देखेंगे ऑन ए करंट कैरिंग लूप, फिर गैल्वेनोमीटर का हम लोग और वोल्ट मीटर ये सब हम लोग देखेंगे। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने हैं, वोल्ट मीटर का कन्वर्जन, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन और एमीटर में कन्वर्जन भी देखने हैं इसमें, और लास्ट में हम लोग देखेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन ये भी हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें साइक्लोट्रॉन किसी के सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में नहीं होता तो वो उसको ओवरलुक कर लेंगे। तो अब चलो एक एक करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से भाई, तो ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स क्या है भाई, तो ये है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये क्या है भाई, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बोलें या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बोलें किस चीज़ के लिए भाई, तो प्रूफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस नियर एनी करंट कैरिंग वायर। कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है जो कि करंट हमारा कैरी कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो प्रोड्यूस होने का ये थ्योरेटिकल बात अलग चीज़ है, और प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड हुआ किसमें, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव्ड हुआ। कैसे प्रूव्ड हुआ भाई, तो उन्होंने एक सिंपल सा अरेंजमेंट करके दिखाया। क्या भाई, तो एक मान लो हमने ले लिया एक सेल, एक की ले लिया और साथ में रियोस्टैट ले लिया। ठीक है भाई, रियोस्टैट ले लिया मान लो वेरिएबल रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए, और ये हो गया करंट कैरिंग वायर। ये है करंट कैरिंग वायर सपोज। अब इस करंट कैरिंग वायर ऑब्वियसली जब भी की को ऑन करेंगे तो ये सेल करंट हमारा इस तरह से स्टेब्लिश कर देगा इस कंडक्टर में। ठीक है, जिस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर होता है या कोई भी वायर, तो इसमें हम लोगों ने करंट स्टेब्लिश कर दिया। तो उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, कोई कंपास नीडल हम लोग यहाँ रखें तो उसमें देखें कि अगर करंट ज़ीरो है तो हमारा किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। अगर करंट जीरो है तो ये किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कंपास नीडल दिखा रहा है। ऑब्वियसली ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाता है भाई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ होगा, जिसको ये इंडिकेट कर रहा है इस एरो से। ये एरो हमारा इस तरह से एरो हो जाने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला हमारा पोर्शन जिधर पेंट किया हुआ होता है वो क्या रहता है भाई, तो नॉर्थ दिखाता है, इधर साउथ दिखाता है। मीन्स इस डायरेक्शन में ये अलाइंड हो गया है, समझो इस डायरेक्शन में ये अलाइंड हो गया है और ये इस तरह से दिखा रहा है। तो कंपास नीडल इस तरह से हमें ओरिएंटेशन दिखा रहा है। जब हमारा क्या है, ये करंट का वैल्यू ज़ीरो है, करंट का वैल्यू जब ज़ीरो है कि हमारा जब ऑन नहीं है तो, लेकिन जैसे ही की को ऑन करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन हमारा चेंज हो जाता है, इसका डिफ्लेक्शन हमारा चेंज हो जाता है। मीन्स ये इस डायरेक्शन में चला जाए या इस डायरेक्शन में हो जाए, डिफ्लेक्शन ओरिएंटेशन चेंज होता है। ओरिएंटेशन जो चेंज हो रहा है तो करंट को हम लोग जैसे इस्टेब्लिश करते हैं ओरिएंटेशन स्लाइटली चेंज हो जाता है, या हम लोग कहें कि एंगल जो है वो हमारा अलग आने लग जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं था तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन था, करंट आया तो समझो कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो कहीं इधर हो जा रहा है भाई, इस डायरेक्शन में अपोजिट में हो जा रहा है। व्हेन नो करंट तो इस डायरेक्शन में, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इधर है। तो उन्होंने लॉजिकली बताया कि अगर अर्थ का फील्ड से ही ओरिएंटेशन होना था जब करंट जीरो था तो वो इस डायरेक्शन में था, और जैसे ही हमने करंट अप्लाई किया तो समझो कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए नेट फील्ड। तो नेट फील्ड जिधर होगा उधर ही हमारा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसलिए तो ये कंपास नीडल अब इस डायरेक्शन में हो गया। जब अर्थ का फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर भी प्रोड्यूस हुआ तब नेट फील्ड इधर हो गया, इसलिए ओरिएंटेशन इधर दिखा दिया। अब तुम डायरेक्शन जब रिवर्स कर दोगे तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ था वो हमारा किसी और डायरेक्शन में दिखाने लग जाएगा। किस डायरेक्शन में दिखाने लग जाएगा भाई, तो ये जब करंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में दिखाने लग जाएगा। हाँ भाई, इस डायरेक्शन में, तो करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है वो इस डायरेक्शन में, अर्थ का जो फील्ड था वो इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों को जब वेक्टर सम करेंगे, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा भाई, तो रिजल्टेंट हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। इसलिए अब जब डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो इस कंडीशन में हमारा कंपास निडल इधर दिखा रहा है ओरिएंटेशन।
जब कोई करंट नहीं था, जीरो करंट था, तब हमारा इस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन था, जो कि बता रहा था कि अर्थ का फील्ड किधर है। तो अर्थ का फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन जब करंट हम लोग पास करा रहे हैं तो किसी और डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में तो फील्ड प्रोड्यूस करता है, तभी तो ये डिफ्लेक्शन, ये जो ओरिएंटेशन का जो चेंज होना, यही ऑस्टेट साहब ने पकड़ रखा है भाई कि ओरिएंटेशन क्यों चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कुछ करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि नेट फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यही अगर हम लोग करंट का वैल्यू चेंज करें, कम कर दें वैल्यू, तो हमारा करंट वाला फील्ड जो है वो इतना छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे इस अर्थ के फील्ड का और इसका, तो इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स वैल्यू में भी अगर चेंज हो, करंट के वैल्यू में चेंज करें, करंट का वैल्यू एंड डायरेक्शन दो ही तो चीज़ है, तो करंट का वैल्यू चेंज करें तब भी हमारा ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज करें तब भी ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, रिवर्स होने लग रहा है, इधर से उधर जाने लग जा रहा है। तो इस कंडीशन में ऑन ए चेंजिंग वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, कंपास नीडल ओरिएंटेशन इज चेंजिंग, कंपास नीडल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। और ये इस बात का एविडेंस है, प्रूफ है दैट करंट कैरिंग वायर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है। जिस पॉइंट पे रखोगे उस पॉइंट पे जो भी नेट फील्ड होगा उस डायरेक्शन का ओरिएंटेशन दिखा देगा। कंपास नीडल में तो नॉर्थ साउथ होता है भाई, कंपास नीडल में क्या होता है, तो नॉर्थ साउथ होता है। इस तरह से समझो, इधर पेंटेड है तो समझो ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, बार मैग्नेट की तरह है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कभी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। किससे चेंज होता है? मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तभी हमारा इसका ओरिएंटेशन में चेंज आता है। कंपास नीडल बोले या बार मैग्नेट बोले, इसके ओरिएंटेशन में चेंज, इस बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है दैट एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग। अब ये कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उससे रिलेटेड लॉ है, वो है बायट-सेवर्ट लॉ में। इसके बाद का जो हम लोग अभी ही डिस्कस करेंगे। सो एस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर एनी करंट कैरिंग वायर और लूप। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे क्या भाई, तो वो कितना फील्ड प्रोड्यूस होता है नियर एनी करंट कैरिंग वायर, बायट-सेवर्ट लॉ। ये बायट-सेवर्ट लॉ को कैसे हम लोग समझेंगे, तो समझो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसका DL लेंथ हमने लिया, और इसमें करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली ऐसे होगा। ये करंट कैरिंग वायर है। अब इसमें जो DL जो हमने लिया है इस तरह से, ये DL करंट कैरिंग वायर जो लेंथ का है, इसका करंट कैरिंग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन IDL से करते हैं। IDL इज करंट कैरिंग एलिमेंट विच इज कैरिंग करंट I एंड हुज लेंथ इज DL। तो इसका लेंथ है DL। इस करंट कैरिंग एलिमेंट से R पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट P पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा भाई, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा DB, दैट विल बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ। उन्होंने क्या बताया कि ये μ0/4π होगा, और I इंटू DL क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ होगा। ठीक है, ये है मेन बायट-सेवर्ट लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट ओनली, नॉट ड्यू टू इंटायर वायर। करंट कैरिंग एलिमेंट ओनली जो मैग्नेटिक फील्ड DB प्रोड्यूस करेगा एट पॉइंट P, हुज पोजीशन वेक्टर इज R विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के लोकेशन से R पोजीशन वाले पॉइंट पे ये P पॉइंट है, तो हमारा I इंटू DL क्रॉस R, दैट इज करंट कैरिंग एलिमेंट क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ। ये है बायट-सेवर्ट लॉ का मेन फॉर्म। बायट-सेवर्ट लॉ ये नहीं बताता कि पूरा वायर कितना प्रोड्यूस करेगा, अरे वो तो तुम अप्लाई करके निकालो फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, लेकिन ये बायट-सेवर्ट लॉ है। और इसका अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू से मतलब रखते हो तो वो क्या हो जाएगा, तो μ0/4π और I और DL साइन थीटा लिखोगे, और R, क्योंकि DL क्रॉस R करोगे तो DL का वैल्यू, R का वैल्यू और साइन थीटा, और इधर हो जाएगा RQ, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा DB का वैल्यू भाई, तो DB का वैल्यू मिल जाएगा μ0/4π और IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। तो ये DB का वैल्यू है, वैल्यू ओनली।
अब ये बायोट-सावर्ट लॉ नहीं है, ये तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली जो डीबी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू ओनली है। इसका मतलब सिर्फ ये वैल्यू ओनली है, ये नेट फील्ड नहीं है। नेट फील्ड ये है हमारा, नेट फील्ड मतलब एलिमेंट के चलते जो फील्ड है वो ये है, फील्ड का ये वैल्यू है, वैल्यू ये है। इसलिए जो अगर हम लोग वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी कैरी करना चाहते हैं तो ये है एक्सप्रेशन बायोट-सावर्ट लॉ का। ठीक है, ये याद रखना है, सिर्फ एलिमेंट का ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बायोट-सावर्ट लॉ में पता लगता है। इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी करंट कैरिंग पूरे वायर के लिए क्या होगा फील्ड वो निकाल सकते हैं, करंट कैरिंग आर्क के लिए क्या होगा फील्ड सेंटर पे वो निकाल सकते हैं, करंट कैरिंग रिंग के लिए क्या होगा फील्ड वो निकाल सकते हैं। दैट इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन पार्ट है। तो एक एक करके देखें। एप्लीकेशन नंबर 1 बायोट-सावर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। तो कोई भी करंट कैरिंग आर्क है, मान लो ये है करंट कैरिंग आर्क, जो कि अगर कंप्लीट सर्कल होता तो इस तरह से होता कुछ, लेकिन ये करंट कैरिंग आर्क है इतना, और इसमें करंट मान लो पास हो रहा है हमारा आई करंट। इसका रेडियस कितना है भाई, तो इसका रेडियस है आर, और ये सेंटर पे है मान लो पॉइंट पी। तो हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू आर्क, ड्यू टू आर्क। और ये आर्क का जो एक एंड है उधर दूसरा एंड है, ये जो एंगल बना रहा है वो सेंटर पे मान लो अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, तो ये अल्फा एंगल अगर बना रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस करंट कैरिंग वायर आर्क के फॉर्म में ये कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो एक एलिमेंट लेंगे इसमें, एक एलिमेंट लेंगे इसमें आईडीएल, ये एलिमेंट है और ये आर हो जाएगा जहाँ पे हमें निकालना है एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होता है। तो आईडीएल इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल है, इसलिए इन दोनों में एंगल होगा 90 डिग्री। ये है हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट। इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम लोग डीबी लिख सकते हैं, डीबी ड्यू टू दिस एलिमेंट ओनली। तो आई इंटू डी एल क्रॉस आर, तो डी एल तो इधर है भाई, डीएल और डीएल क्रॉस आर करेंगे तो क्रॉस डायरेक्शन में हो जाएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल सबको पता है, ये डीएल है ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ ले जाएंगे। इसी प्लेन में डीएल और आर के प्लेन में ही ये वाला वेक्टर आर है, ये वाला वेक्टर क्या है आर है। तो डीएल क्रॉस आर किया इस डायरेक्शन में मिला, तो ये मिलेगा तो भाई इस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में। ये क्रॉस डायरेक्शन राइटवर्ड ऐसे दिखाते हैं, लेफ्टवर्ड ऐसे दिखाते हैं, अपवर्ड ऐसे दिखाते हैं, डाउनवर्ड ऐसे दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और पेपर, बुक का पेपर, कॉपी का पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड, अवे फ्रॉम द रीडर। ये किधर है भाई, अवे फ्रॉम रीडर। जो भी पढ़ने वाला है, जो बोर्ड पे पढ़ रहा हो या बुक पे पढ़ रहा हो, अवे फ्रॉम द रीडर परपेंडिकुलर। एंड एक डॉट होता है डायरेक्शन जो कि टूवर्ड्स द रीडर होता है। ये क्या होता है भाई, टूवर्ड्स द रीडर होता है, ये टूवर्ड्स द रीडर होता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 डायरेक्शन होता है। तो ये जो डीबी फील्ड प्रोड्यूस करेगा डीएल क्रॉस आर, तो इस डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू डी एल, तो आई डी एल और साइन कितना, तो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आई डी एल साइन 90 डिग्री, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री। और ये किधर है भाई, तो हमने देखा कि डी एल क्रॉस आर क्रॉस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया डीबी का वैल्यू। अब इसका यूज़ करेंगे, डीवी हो गया ये डीवी। तो डीवी का वैल्यू अगर बात करें हम लोग तो वो कितना हो गया भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन 90 तो हमारा 1 होता है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये डायरेक्शन किधर है भाई, तो डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन में है। चलो ये समझ गए। अब यहाँ का अगर एलिमेंट लेंगे, मान लो एक और एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं किधर भाई, तो इस डायरेक्शन में एलिमेंट ले लेते हैं। ऐसे ये वाला भी तो एक एलिमेंट होगा रेड कलर का, ये वाला एलिमेंट मान लो रेड कलर का है, तो इसके लिए ये होगा आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है भाई, ये आर वेक्टर हो गया और ये इधर हो गया आई डी एल वेक्टर। तो आई डी एल क्रॉस आर करेंगे, अगेन 90 डिग्री है ये, और आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो ये भी क्रॉस में प्रोड्यूस करेगा। मीन्स इसका भी डी बी उतना ही वैल्यू का होगा, उतना ही वैल्यू का होगा। कितना वैल्यू भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये भी क्रॉस में ही होगा, ये भी क्या होगा, क्रॉस में ही होगा। आई डी एल क्रॉस आर, ये डी एल इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल में है और ये आर है रेडियल में, तो डी एल क्रॉस आर 90 डिग्री है, आई डी एल क्रॉस डायरेक्शन है और अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये मिलेगा। अब हमें नेट फील्ड चाहिए था भाई, अप्लाई कर रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ को, तो बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करके इसका डीबी का वैल्यू, इसका प्रोड्यूस्ड डीबी का वैल्यू, इसके प्रोड्यूस्ड डीबी का वैल्यू, मेनी एलिमेंट्स मेनी डीबी, और लेकिन सबका डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्रॉस में ही आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे डीबी डीबी जितने भी हैं सबको हमें वेक्टर सम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। नेट फील्ड निकालना चाहते हो पी पॉइंट पे, तो जितने डीबी प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको वेक्टर सम करने पड़ेंगे। और जब देख रहे हो
कि हर एलिमेंट का जो प्रोड्यूस्ड डीबी है वो है अलोंग सेम डायरेक्शन, सबका तो सेम ही डायरेक्शन है। कौन सा सेम डायरेक्शन भाई? तो सेम डायरेक्शन कौन सा? तो वो क्रॉस डायरेक्शन है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई? डीवी का वैल्यू को ऐड करने पड़ेंगे। जब सब एक ही डायरेक्शन में वेक्टर हों, टू बी एडेड, टू बी इंटीग्रेटेड और टू बी एडेड, जब एक ही डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट उनका वैल्यू ऐड कर दो। तो हमने क्या किया? उनका वैल्यूज़ को अब ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यूज हम लोग ऐड कर रहे हैं। और ये डायरेक्शन में किधर हो जाएगा भाई? तो वही क्रॉस डायरेक्शन है, उधर ही हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो भाई तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग देखें कि डीवी का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना भाई? तो μ0/4π IDL अपॉन r², और क्रॉस डायरेक्शन में है, इन सबको हमें इंटीग्रेट करना है। कांस्टेंट टर्म जो होंगे बाहर निकालेंगे। तो ठीक है भाई, μ0 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, और I भी पूरे एलिमेंट में के लिए, हर एलिमेंट के लिए I वही लोगे, हर एलिमेंट के लिए r² वही लोगे। तो बस DL लेंथ ऐड करेंगे और इससे हमें मिल जाएगा। और DL जब लेंथ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा भाई? तो ये I डिवाइडेड बाई r² है, और DL अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये कितना मिलेगा? तो तुम्हें पता है कि एंगल होता है आर्क लेंथ। एंगल क्या होता है भाई? तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो ये जो आर्क लेंथ है, कौन सा? ये वाला आर्क लेंथ, यही तो टोटल लेंथ चाहिए। DL ऐड करेंगे तो टोटल आर्क लेंथ, तो टोटल आर्क लेंथ इज इक्वल टू r अल्फा। टोटल आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? तो r इंटू अल्फा हो जाएगा। एक r से एक r कैंसिल होगा, एक r से एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? तो μ0/4π I डिवाइडेड बाई r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इंटू अल्फा। ठीक है, यही होगा नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये DL जो इंटीग्रेट करके आया है वही आया है ये R इंटू अल्फ़ा, क्योंकि ये आर्क लेंथ हो जाएगा R इंटू अल्फ़ा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू R इंटू अल्फ़ा, ये यूज़ करेंगे। और ये आर्क लेंथ क्या है भाई? तो सारे DL का इंटीग्रेशन है, सारे DL का क्या है? इंटीग्रेशन है। इसलिए इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। एक एप्लीकेशन दिखा दिया, करंट कैरिंग आर्क के चलते मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। क्लियर है? ये फॉर्मूला की तरह याद रखने हैं, बार बार डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। और डेरिवेशन तो वैसे भी इस क्लास का टॉपिक नहीं है कि डेराइव किया जाए। हाँ ठीक है, ये छोटा सा था डेरिवेशन, इसलिए बैकग्राउंड में चले गए और ये हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है यहाँ तक? ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड भाई, तो ये कैसे हम लोग समझेंगे? तो समझा जाए भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग आर्क है, तो चलो ये एक करंट कैरिंग आर्क के बदले में स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर है इस बार, आर्क हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा, और अब देख रहे हैं हम लोग करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये वेरी लार्ज भी हो सकता है, थोड़ा लिमिटेड साइज का भी, फाइनाइट भी हो सकता है। तो हम लोग इस पॉइंट पे मान लो निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं, तो बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। अगेन हम लोग एक एलिमेंट लेंगे आइडियल लेंगे, इससे ये R बनेगा, और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, dB का वैल्यू निकालेंगे। dB का वैल्यू वैसे ही हो जाएगा IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r², और μ0/4π वो तो है ही। dB का वैल्यू इस तरह से आएगा, और हमें नेट फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो ऐसे ऐसे सारे dB को वेक्टोरियली ऐड करने पड़ेंगे। ये जो हमारा प्रोड्यूस करेगा किस डायरेक्शन में? तो IDL इस डायरेक्शन में है, और R हमारे इस डायरेक्शन में होने जा रहा है भाई। तो IDL क्रॉस R करेंगे, तो DL क्रॉस R करने से क्रॉस डायरेक्शन में मिलेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्रॉस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा dB। यहाँ वाले का अगर एलिमेंट का देखोगे तो वो भी हमारा IDL इधर है, तो R ऐसे होगा, R ऐसे होगा, और DL क्रॉस R जब करेंगे तो वो भी क्रॉस में ही प्रोड्यूस करेगा, मीन्स सारे DL क्रॉस ही, DB सारे क्रॉस में आएंगे, और इन सबको हमें इंटीग्रेट करने होंगे। तो इसका डेरिवेशन आता है लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखने हैं, रिजल्ट याद रखने हैं, ताकि फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अभी रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पॉइंट पे अगर निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो इस करंट कैरिंग वायर के लाइन पे, करंट कैरिंग वायर के लाइन पे जिसमें I करंट चल रहा है, इस वायर के लाइन पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू है सपोज D। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो एक फॉर्मूला की तरह हम लोग रखते हैं, और ये लाते कहाँ से हैं? यही बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करके और इंटीग्रेट करके हम लोग लाते हैं। और वो वैल्यू कितना आता है भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आता है वो आता है μ0/4π
आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इस पॉइंट पे चाहिए इनटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जरा ध्यान रखेंगे फाई 1 फाई 2 क्या हुआ, तो इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डाला है वही बन गया रेफरेंस, ये जो परपेंडिकुलर डाला है वही बन गया रेफरेंस। रेफरेंस किसके लिए भाई, तो रेफरेंस एंगल मेजर करने के लिए। इसी से एंगल मेजर करेंगे। इस एंड का एंगुलर पोजीशन, इस एंड का एंगुलर पोजीशन है मान लो फाई 1, इस वाले एंड यहाँ तक था तो इस वाले एंड का एंगुलर पोजीशन ये यहाँ तक है, तो इस वाले एंड का एंगुलर पोजीशन इधर देखेंगे, इस वाले एंगुलर पोजीशन को हम लोग मान लो फाई 2 बोले, तो फाई 1 इधर से है और फाई 2 इधर से। मीन्स इस रेफरेंस लाइन से फाई 1 एंगल पे चले तो ये एंड मिल जाएगा वायर का, फाई 2 एंगल इधर चले तो ये एंड मिल जाएगा वायर का, और ऐसे हमारा करंट चल रहा है। तो ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आएगा, और जिधर करंट का डायरेक्शन है उस हिसाब से कहीं भी देखो डीएल क्रॉस आर करोगे तो क्रॉस डायरेक्शन मिला, तो डीएल क्रॉस आर करोगे क्रॉस डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है भाई, मिलेगा। डीएल क्रॉस आर किया हमने, क्रॉस डायरेक्शन मिलेगा। यही अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ भी डीएल ऐसे हो जाता, आर इधर होता, डीएल क्रॉस आर ऐसे डॉट में हो जाता। उस कंडीशन में क्या हो जाता, ये तो डॉट में हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखने हैं डायरेक्शन के लिए, तो कोई भी एक एलिमेंट का पकड़ लो और उसका जिधर होगा उसी डायरेक्शन में हमारा होना है। सारे इसके भी सारे डी भी एक ही डायरेक्शन में होंगे, और जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड करो और निकाल लो रिजल्टेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और ये भी चीज़ याद रखने हैं कि फाई 1 और फाई 2 क्या है, तो रेफरेंस लाइन से, जो रेफरेंस लाइन परपेंडिकुलर डाले हो यही हमारा रेफरेंस लाइन है, और इस रेफरेंस लाइन से एक तरफ के एंड के लिए इधर ही एंगल लेना है पॉजिटिव, और इधर वाले एंड के एंगुलर पोजीशन के लिए इधर ही एंगल लेना है पॉजिटिव, और इस तरह से लिखने हैं। ठीक है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को, तो ये फॉर्मूला याद रखो। मैं थोड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट दूर कर देता हूं। अभी देखो, मान लो ये है स्ट्रेट वायर और हमें निकालना है इस वायर के चलते, ठीक है, इस वायर के चलते यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारा वो है, मान लो ये जो एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है, ये है करंट कैरिंग वायर, इस तरह से करंट इसमें आई कैरी हो रहा है, और इस एंड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो क्या करेंगे, तो म्यू0 अपॉन 4 पाई और आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ए डाल ही देंगे। और क्या करते हैं भाई, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 करते हैं। क्या होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो साइन फाई 1 अगर लेना है, मान लो ये है करंट कैरिंग वायर, यही तो है करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है भाई, यहाँ तक है, तो ये बना रेफरेंस लाइन। जो परपेंडिकुलर डालते हैं वही बनता है रेफरेंस लाइन, और इधर से इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो वो हम लोग लेंगे मान लो फाई 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन फाई 1 के बदले में क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों भाई, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हुआ 60 डिग्री हुआ। तो इस रेफरेंस लाइन से हमें 60 डिग्री इधर चलने पड़ रहे हैं, इसलिए साइन 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है भाई, साइन 60 डिग्री लिखा, प्लस साइन इधर वाले के लिए, तो इधर वाला एंड अगर यहाँ तक होता तो ये वाला एंगल लेते, ये वाला एंगल लेते, लेकिन ये तो इधर वाला एंड तो यहीं से है। अगर ये यहाँ तक भी होता, यहाँ तक भी होता, तो हम लोग क्या करते, इधर वाला ये एंगल लेते, लेकिन ये भी नहीं है। तो इस डायरेक्शन में यहीं से शुरू ही हुआ है, तो इधर एंगल कितना लेंगे भाई, तो इधर एंगल 0 डिग्री लेंगे। इधर एंगल कितना लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि इधर हमें चलना ही नहीं है, यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा और ये काम बन जाएगा। और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये डीएल हुआ, इधर आर हुआ, तो डीएल क्रॉस आर किया क्रॉस डायरेक्शन में, तो ये भी होगा क्रॉस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हो गया वही म्यू0 आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन 60 डिग्री कितना भाई, तो √3/2, और प्लस तो ये 0 है, तो इसलिए यही मिल जाएगा क्रॉस डायरेक्शन में। चलो, ये कन्फ्यूजन का पॉइंट हुआ। और देखो, अगर मान लो ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए भाई, तो अगर ऐसा हो जाए कि ये वायर जो है, ये वायर हमारा दोनों तरफ से इनफाइनाइट वायर हो, अगर ये इनफाइनाइट डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट डॉट, और तब हमें इस पॉइंट पे निकालना होगा। तब हमें इस पॉइंट पे निकालना हो तो पहले तो इस पॉइंट से हम लोग, मान लो ये एम पॉइंट है, तो एम पॉइंट से पहले तो रेफरेंस डाल देंगे। रेफरेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस लाइन ऑफ करंट पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यही बन गया हमारा रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन बन गया। और इसी से इस वाले एंड का एंगुलर पोजीशन देखेंगे, अगर ये वायर यहाँ तक होता, यहीं तक होता, तो हमारा एंगुलर पोजीशन के लिए ये वाला एंगल ले लेते, और अगर यहाँ तक होता तो एंगुलर पोजीशन इसका लेना पड़ता, और अगर ऊपर तक होता तो एंगुलर पोजीशन ऐसे लेते, इसका लेते, और ऊपर तक होता तो एंगुलर पोजीशन ऐसे लेते, और ऊपर तक होता तो एंगुलर पोजीशन ऐसे लेने पड़ते हमें। ठीक है, एंगुलर पोजीशन हमें उस कंडीशन में ये लेने पड़ेंगे।
ऐसे लेने पड़ते तो ये एंगल बढ़ता जाता और जब बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल हम लोग लास्ट में इनफाइनाइट वायर है तो इसलिए इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन फाइनली जो आता वो एंगुलर पोजीशन φ1 का वैल्यू ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता। ऑलमोस्ट क्या होता है 90 डिग्री। सिमिलरली इधर भी इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ तक होता तब नहीं ये एंगल लेते, यहाँ तक होता तो ये एंगल लेते, यहाँ तक होता तो ये एंगल लेते, लेकिन ये वाला एंड तो इनफाइनाइट एंड है, इनफाइनाइट एंड है भाई, इसके बाद भी है, ये इनफाइनाइट चल रहा है तो इधर का देखेंगे ये वाला एंगल लेते और लेते तो ये 85 डिग्री लेते और नीचे होता तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मीन्स φ2 भी क्या होगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के केस में φ1 भी 90 डिग्री, φ2 भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट वाले के केस में हम लोग क्या करते तो साइन φ1 का वैल्यू क्या लिखते 90 डिग्री लिखते और प्लस साइन 90 डिग्री इधर से भी लिखते और इससे हमें मिल जाता 1 + 1 2, यानी कि ये हो जाता μ0/4πAI और ये 1 + 1 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल होता और μ0I/2πA ये मिल जाता हमें। और क्रॉस डायरेक्शन मिलता। अगर करंट ऐसे हो जाए, इधर हो जाए तो डॉट डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगा। इट मीन्स ये अप्लाई करना समझ गए, ठीक है, अप्लाई करना समझ गए। एक और परेशानी आता है, एक और परेशानी क्या आता है वो भी ज़रा समझ लिया जाए। एक और प्रॉब्लम आता है कभी कभी, वो क्या प्रॉब्लम है वो ज़रा समझा जाए। तो मान लो ऐसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ये, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ये, बहुत बढ़िया। और ये इधर से तो इनफाइनाइट है, इधर से इनफाइनाइट है, लेकिन इधर से हमारा यही है, ये है मान लो M पॉइंट, एक स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, D लेंथ है और ये N पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि N पॉइंट पे और M पॉइंट पे मिल जाए, M पॉइंट पे और N पॉइंट पे मिल जाए फील्ड। तो कैसे करेंगे भाई, तो अगर M पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेंगे भाई, तो वही μ0/4π और I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो D है यहाँ पे, M पॉइंट रेफरेंस लाइन परपेंडिकुलर डाला और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है और इधर वाले एंड के लिए एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो गया, इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 डिग्री लिखेंगे। इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन क्या लिखेंगे भाई, तो इधर वाले एंड के लिए तो उधर जाना ही नहीं पड़ रहा है, यहीं से स्टार्ट ही हुआ है, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इधर लिखोगे तो ये क्या मिल जाएगा भाई, तो μ0I डिवाइडेड बाई 4πD और क्रॉस में है या डॉट में है वो तो डायरेक्शन देख करके आप डिसाइड कर लोगे, इधर है तो क्रॉस में है, ठीक है भाई, वैल्यू लिख दिया बस। क्लियर है यहाँ तक, चलो ये हो गया। अब N पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो N पॉइंट पे निकालना चाहोगे तो इसका क्या होगा भाई, तो N पॉइंट के लिए अब जरा समझने की बात है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि करंट कैरिंग वायर ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम लोग इस एंड पे भी नहीं हैं, इससे भी और नीचे आ गया। N पॉइंट पे निकालना, अब यहाँ निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर डालना होगा, किस पे भाई, लाइन ऑफ करंट पे। बार बार मैं लाइन ऑफ करंट बोल रहा हूँ, करंट कैरिंग वायर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ लाइन ऑफ करंट। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइन ऑफ करंट का मतलब है जिस लाइन के अलोंग करंट है उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो। तो यहाँ से इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बन जाएगा रेफरेंस लाइन, यही बन गया हमारा भाई क्या, रेफरेंस लाइन। अब इसी से एंगल मेजर करेंगे, तो इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन अगर मेजर करना हो, किधर वाले एंड का भाई, तो इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन मान लो मेजर करना हो, तो यहाँ पे देखेंगे उधर वाले एंड के लिए एंगुलर पोजीशन तो भाई वो इनफाइनाइट वायर है, इसलिए ये एंगुलर पोजीशन जो होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा भाई, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है तो ये ऐसे चलेगा और ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स φ1 का वैल्यू ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, लेकिन φ2 का वैल्यू बोलो भाई, ये तो यहाँ से मेजर कर लिया था, रेफरेंस लाइन तो हमारा यही है। अब इधर वाले एंड के लिए तो भाई इधर वाला एंड यहाँ से स्टार्ट होता तब नहीं ये वाला एंगल लेते, यहाँ से स्टार्ट होता तो इधर वाला एंगल 0 लेते, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर वाले एंड के लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ होता तब नहीं ये एंगल लेते, यहाँ से स्टार्ट हुआ होता तो 0 एंगल लिए होते, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इधर कितना लेना पड़ रहा है एंगल, इधर कितना लेना पड़ रहा है इस वाले एंड के लिए, इधर वाले एंड के लिए इधर ही हमें एंगल लेना है, तो इधर कितना लेना पड़ रहा है, तो इधर लेना पड़ रहा है -45, क्योंकि हमें एक्चुअली में इधर 45 डिग्री के एंगल पे जाना पड़ेगा। डी ए भी तो ये 45 डिग्री है, इसलिए इस डायरेक्शन में कितना जा रहे हो -45। अगर तुमने ये साइन φ2 जो है वो लिखना पड़ेगा तुम्हें -45 डिग्री। अगर तुमने φ2 45 डिग्री लिख दिया ना, तो इसका मतलब कि इधर से 45 डिग्री यहाँ तक वायर काउंट हो जाएगा, यहाँ तक वायर काउंट हो जाएगा। अगर तुमने +45 लिखा तो 0 लिखोगे तो कहाँ तक काउंट होगा भाई,
अगर तुम 0 लिखोगे तो यहाँ तक का वायर काउंट होगा, ठीक है। अगर 0 लिखे phi2 का वैल्यू तो यहाँ तक का वायर काउंट होगा। और अगर तुमने -30 डिग्री लिख दिया, -30 डिग्री लिख दिया, तो ये जो रेफरेंस लाइन है यहाँ से, ये जो रेफरेंस लाइन है उससे 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें तो भाई रेफरेंस से चलने हैं भाई, ये है रेफरेंस अपना, तो रेफरेंस से इस डायरेक्शन में चलने हैं। अब इधर जाना पड़ जाए तो -30 डिग्री लेंगे, अब इधर 45 जाना पड़ रहा है तो -45 लेंगे, तभी ये वाले वायर का कवर होगा। वायर जो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो तो हमारा इतना से दिया हुआ था, यही वाला वायर था, इधर वाला वायर था। तो इस वायर के लिए निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे μ0/4π और I डिवाइडेड बाई R, I डिवाइडेड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना D, और एक तरफ से तो साइन 90 डिग्री है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, और दूसरे एंड के लिए हम लोग साइन -45 लिखेंगे और काम करेंगे। ऐसे डायरेक्शन में है तो क्रॉस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो क्रॉस डायरेक्शन में, तो यहाँ हम लोगों ने निकालना था, निकाल लिया। ये था रेफरेंस लाइन, और हम लोगों का जो करंट कैरिंग वायर दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में वो यहीं तक था, तो यहीं तक था। इसलिए हमें इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे जाना पड़ रहा है भाई, तो हमें जाना पड़ रहा है -45। तो phi2 का वैल्यू -45, ये देखना है वायर का 2 एंड होता है, और कहीं भी हमें निकालना पड़े तो इससे लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे, लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और इधर वाले एंड के लिए इधर ही एंगल पॉजिटिव लेना है, और वायर के इधर वाले एंड के लिए इधर एंगल पॉजिटिव लेना है। लेना पड़ा तो ठीक है, और अगर इधर लेना पड़ जाए तो माइनस वाला एंगल लेंगे, माइनस एंगल दिखाएंगे, तभी इधर के एंड को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमें तो इस डायरेक्शन में phi2 लेना था भाई, phi1 इधर लेना था, तो phi1 तो हमने ले लिया 90 डिग्री का, phi1 ले लिया हमने 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन phi2 के लिए इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हमें उधर देखना पड़ गया, इसलिए तो -45 करने पड़ेंगे, तो -45 कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए निकालेंगे। तो मेन फॉर्मूला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हमें मिल चुका है, और ये phi1 phi2 का स्पेशल ध्यान रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर हो या इनफाइनाइट वायर हो वो पता लग गया तुम्हें। नेक्स्ट आया एप्लीकेशन नंबर 3, जिसमें कि करंट कैरिंग रिंग, ये करंट कैरिंग रिंग है भाई। ऐसे करंट जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है, ऐसे करंट चल रहा है। तो इस करंट कैरिंग रिंग को दिखाया, और इसके एक्सिस पे मान लो x डिस्टेंस पे हम लोग देखना चाहते हैं क्या भाई, तो x डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट P है अपना, तो इस पॉइंट P पे क्या होगा, तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया। ये करंट कैरिंग एलिमेंट, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, देख रहे हो करंट तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो ये इधर से निकलेगा। समझो ये ऐसे था करंट, तो इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग बेंड कर दें तो इधर से निकलता हुआ आ रहा है, इधर देखो जा रहा है। ऐसे है करंट, यहाँ पे ऐसे है करंट, यहाँ ऐसे है करंट, तो यहाँ ऐसे है करंट, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट, ये आइडियल है, और ये R है। करंट कैरिंग एलिमेंट के लोकेशन से इस पॉइंट जहाँ पे हमें निकालना है वहाँ से हम लोग ये R वेक्टर, तो ये बन गया। और आपस में क्या है भाई, तो आपस में है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये है R वेक्टर। तो आइडियल क्रॉस R करेंगे, देखो आइडियल DL क्रॉस R करेंगे, ये प्लेन है इस तरह से, ये वाला प्लेन है, ध्यान देना ये वाला प्लेन है। तो इस वाले प्लेन पे DL क्रॉस R करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हमें DL क्रॉस R इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए तो ये इस डायरेक्शन में है DB। तो DL क्रॉस R इस डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा R ऐसे है, और DL हमारा ऐसे है, DL क्रॉस R इस डायरेक्शन में, इसलिए DB लिख देंगे। वैल्यू कितना होगा, तो भाई वही μ0/4π IDL/R², ऐसा होगा भाई। DL हमारा ये है, और DL और R में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए साइन 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका DL, इसका हमने DB निकाला। सिमिलरली इधर वाले एलिमेंट का DB निकालोगे तो ये करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ पे जब डायमेट्रिकली, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ कर लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा भाई। तो इस डायरेक्शन में यहाँ आइडियल है, यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट इधर है, और ये वाला R है, और दोनों में एंगल क्या है भाई, तो दोनों में एंगल तो 90 डिग्री ही है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो आइडियल क्रॉस R करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, आइडियल क्रॉस R करोगे इस डायरेक्शन में, मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन कैसा प्लेन है भाई, तो ये प्लेन ऐसा प्लेन है। इस प्लेन के DL क्रॉस R किया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स इस डायरेक्शन में मिलेगा तुम्हें।
dB। तो यही dB का डायरेक्शन हमें तो यहाँ निकालना था, तो ये dl देखा, r देखा, इस डायरेक्शन में मिला dB। ये भी इधर से थीटा एंगल पे, ये भी इधर से थीटा एंगल पे, dB cos थीटा और इसका dB cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे और dB sin थीटा ऐड अप हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, dB sin थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर तुम्हें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये इंटीग्रेट करके हम लोग फाइनली डेरिवेशन जब करते हैं तो लाते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है वो आपको जरूर न्यूमेरिकल के लिए याद रखने हैं। और वो रिजल्ट क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट डिस्टेंस x, कहाँ पे भाई, तो एक्सिस पे, तो वो कितना होगा, तो μ0/4π और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग I इंटू 2πr² डिवाइडेड बाई, और ये RQ डिवाइडेड बाई ये RQ, यहाँ R ये है, R क्या है, ये है सेपरेशन। इसको हम लोग और रिजल्ट को बेटर फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, तो वो आता है I इंटू 2πr² डिवाइडेड बाई RQ का मतलब है ये x, R का वैल्यू क्या हुआ, तो ये वाला x है वैल्यू और ये वाला है कैपिटल R, तो √x² प्लस कैपिटल R², इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस कैपिटल R² का पावर क्या है, 3 है, तो √ का पावर 3 मतलब रूट हो जाएगा, वो हाफ में कन्वर्ट और पावर 3/2 मिल जाएगा। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग। और ये किस डायरेक्शन में होगा भाई, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। देख रहे हो भाई, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग ही तो हो रहा है, एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ये मिल जाएगा हमें। तो ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं, एज ए रिजल्ट याद रखने हैं। अगर हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरह से जैसे दिया हुआ है उस तरह से है करंट का डायरेक्शन, तो हमारा इस डायरेक्शन में मिल रहा है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो जो dB इधर था वो dB फिर क्या करेगा, इधर हो जाएगा, और ये जो dB इधर था ये इधर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो इधर वाले कंपोनेंट cos थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा वाले एड अप होंगे, सो रिजल्ट विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। तो इस कंडीशन में नेट इधर हो जाएगा, पहले वाले कंडीशन में इधर था हमारा नेट फील्ड, सो वैल्यू इतना ही रहेगा। अलोंग द एक्सिस किधर होगा, तो वो तो हमारा करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है भाई, वो हमारा करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फिर भी शॉर्टकट में अगर हम लोग निकालना चाहें, शॉर्टकट में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो शॉर्टकट में निकालने का ये है उपाय कि अगर हमारा ऐसे कर्व्ड फिंगर करंट का डायरेक्शन बताए लूप में, कर्व्ड फिंगर, तो थंब बताएगा फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर पे या इसके पूरे एक्सिस पे दिखाएगा। कर्व्ड फिंगर अगर हमारा सेंस ऑफ रोटेशन दिखा रहा हो, कर्व्ड फिंगर ऐसे दिखा रहा है, देखो ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, तभी तो हमारा क्रॉस डायरेक्शन में यहाँ पे देखो इस तरह से करंट जा रहा है, इधर निकल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे चल रहा है तो कर्व्ड फिंगर देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से चल रहा है कि अंदर यहाँ पे जो है बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स इसका हम लोग निकालना चाहें, इसको ऐसे भी डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं, जो बाहर की तरफ चल रहा है ये ऐसे, ये डाउनवर्ड जा रहा है और इधर ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम में क्लैरिटी रहे तो उसके लिए हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, एक तरफ डॉटेड दिखाते हैं और एक तरफ डार्क कलर दिखाते हैं। डार्क कलर का मतलब है इधर फ्रंट वाला ये एंड है, इधर क्या है, बैक वाला एंड है। तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है और इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तभी टॉप पे देखो इस तरह से करंट है और बॉटम पे इस तरह से करंट है, इस तरह से है। तो डॉट का मतलब है दूर वाला, तो पास वाले में डाउनवर्ड जा रहा है, तो ऐसे चल रहा है, पास वाले में डाउनवर्ड जा रहा है, दूर वाले में अपवर्ड जा रहा है, पास वाले में डाउनवर्ड जा रहा है, दूर वाले में अपवर्ड जा रहा है। तो जब इस तरह से हमारा करंट का डायरेक्शन है, इस तरह से करंट का डायरेक्शन है, तो कर्व्ड फिंगर बताएगा करंट का डायरेक्शन, तो थंब बताएगा फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर। इसलिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे भी, यहाँ भी वैल्यू चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू के हिसाब से चेंज होंगे, बट डायरेक्शन हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा। और अगर इस पूरे रिंग का हम लोग इसके सराउंडिंग में निकालना चाहें तो देखो भाई, इस तरह से करंट चल रहा था ऐसे, ये था करंट, ये था हमारा करंट का डायरेक्शन, ऐसे इधर ऐसे, मीन्स ये ऐसे चल रहा है भाई, इधर से अपवर्ड और सामने वाले में आकर के डाउनवर्ड, तो इसका फील्ड ऐसे निकला। तो इसका फील्ड ऐसे होगा, इसका फील्ड ऐसे होगा, और इसका फील्ड ये देख रहे हो ये, तो ये ऐसे होगा। और पॉइंट पे देखें तो भी हम लोग देख सकते हैं ये ऐसे होगा, यहाँ वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये ऐसे होगा, यहाँ वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये ऐसे होगा, यहाँ वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये ऐसे होगा।
और इसका इसी तरह से यहाँ पे भी फील्ड होगा भाई, इसका यहाँ पे भी फील्ड होगा उस तरह से, और यहाँ पे भी फील्ड होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फील्ड है, और यहाँ वाला का ये ऐसे चलेगा। इस तरह से फील्ड निकल रहे हैं, इसका ऐसे इस एक्सिस पे होगा, मीन्स इस रिंग से निकल रहे हैं। और अगर इसको हम लोग ऐसे अगर रिंग को रखें, अगर ऐसे रिंग को रखें, अगर ये समझते हो कि ये डॉट वाला है, ये डॉट वाला है, मान लो दूर वाला है ये, और ये पास वाला है, ऐसे डार्क कलर, ऐसे चल रहा होगा करंट, तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया भाई? तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ऐसे चल रहा है करंट, दूर वाले में लेफ्टवर्ड जा रहा है, दूर वाले में क्या था भाई? लेफ्टवर्ड जा रहा था, और पास वाले में राइटवर्ड जा रहा था, ऐसे। तो इसका तो ऐसे निकलेगा भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ऐसे चलेगा। इसका ऐसे चला आया, और इसका हमारा ऐसे, इसका इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं इसके, ठीक है, 3 डायमेंशनल। जिस तरह से यहाँ पे रिंग से निकल रहे हैं और ये ऐसे आ रहे हैं, वैसे ही इधर वाले भी ऐसे 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा। अगर ये एक्सिस है तो यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आ रहे हैं, तो इधर से भी ऐसे आ रहे हैं, इधर से भी ऐसे आ रहे हैं, और इधर से भी ऐसे आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं, 3 डायमेंशनल ये क्लियर होगा, पिक्चर होगा, ठीक है। एक्सिस का हम लोग समझ गए, क्लियर है। ये एक्सप्रेशन तुम्हें फॉर्मूला जरूर याद रखना है, और ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ दिया जाएगा, देखो कि ये एक रिंग है भाई एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये और रिंग है भाई, ये है वाई एक्सिस के अलोंग, और इस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना हो, पी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना हो। इधर से मान लो एक्स डिस्टेंस है, और इधर से या ए डिस्टेंस है, और इधर से हमारा मान लो ये a/2 डिस्टेंस है। अब इसमें करंट का वैल्यू भी अलग अलग दे सकता है, रेडियस भी अलग अलग दे सकता है, कोई बात नहीं भाई। तो इसका जो होगा वो तो इसके अलोंग होगा, तो उसको हम लोग b1 बोलेंगे, और उससे x = a पे निकाल लेंगे b1 का एक्सप्रेशन, और इसका जो होगा वो b2 का होगा। अगर करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे चल रहा हो तो इधर होगा, ऐसे चल रहा हो तो इधर होगा, जो भी होगा, लेकिन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इससे तो परपेंडिकुलर ही होंगे। तो b1 मिला और b2 मिला, और यहाँ पे नेट फील्ड निकालना होगा, तो क्या करेंगे? bp का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो √b1² प्लस b2², क्योंकि दोनों आपस में हैं परपेंडिकुलर, इसलिए ऐसे निकाल लेते हैं। इस तरह का आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अब तक क्या देखा भाई? तो अब तक देखा बायोट-सैवर्ट लॉ, हम लोगों ने देखा स्टैटिक एक्सपेरिमेंट देखा, और उसके एप्लीकेशन देखे। एम्पियर सर्किटल लॉ जरा हम लोग समझने का कोशिश करें, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है वो जरा देखा जाए। इनका कहना था भाई कि कोई भी लूप हम लोग ट्रैवर्स करें, कोई भी लूप ट्रैवर्स करें, ऐसे चल रहे हों, ऐसे चल रहे हों किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और ये डॉटेड वाला दिखाएं, डॉटेड में मान लो लेफ्टवर्ड चल रहे हों, और इधर से राइटवर्ड चल रहे हो, चल के कर क्या रहे हैं भाई? तो DL लेंथ का हम लोग यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे आए तो DL लेंथ, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिए, और ऐसे ऐसे ऐड करते जाएं, BDL, यहाँ का B, यहाँ का DL, 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 और यहाँ भी इस तरह से BDL करते जाएं। तो जब ऐसे लूपिंग कर रहे हैं, इधर डॉटेड है, ये हमारा फ्रंट वाला है, तो ऐसे कंडीशन में इस डायरेक्शन वाला जो करंट होगा, एम्पियर साहब का कहना था कि जब भी कोई एम्पियर्स लूप यानी क्लोज लूप लें, और उस लूप के अक्रॉस हम लोग B.dl निकालते चलें, तो ये वैल्यू में कितना आएगा? तो μ0 इंटू करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप। मीन्स कोई भी क्लोज लूप लिया हमने, कोई भी क्या किया? क्लोज लूप लिया, तो इस क्लोज लूप के अलोंग अगर हम लोग क्या करें, तो इस क्लोज लूप के अलोंग हम लोग B.dl निकालते चल रहे हैं, जहाँ पे DL है वहीं का B, तो B.dl करते जाएंगे, तो हम लोग पूरे लूप के लिए, तो यही हमारा B.dl पूरे लूप के लिए निकालेंगे। राउंड लगा दिया, सर्कल लगा दिया, मीन्स क्लोज लूप के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू μ0 इंटू करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। अब इसके अंदर देखो, ऐसे मान लो करंट चल रहे हैं, ये है करंट, ये है करंट, ये है करंट, मान लो ये है करंट, ये है करंट, इस तरह से, और ये है करंट मान लो इस तरह से।
तो ऐसे करंट है, यहाँ पे भी करंट है ऐसे। तो इसके लिए हम लोग बी डॉट डी एल, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है ये कि ये बी डॉट डी एल जब निकालोगे तो क्या पाओगे भाई, तो ये बी डॉट डी एल निकालोगे तो म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। अब करंट का इनक्लोज में साइन का ध्यान रखने पड़ते हैं। तो देखो भाई, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, और ये मान लो I0 है, और ये I डैश है, तो I डैश और I0 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये लूप के बाहर है। बाहर वाले का, जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज लेते थे, वैसे ही यहाँ पे एम्पियर्स लूप है ये समझो, और इस क्लोज लूप के जो बाहर है करंट उसको नहीं काउंट करना है, जो अंदर से इस लूप के थ्रू करंट पास हो रहे हैं, करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी का काउंट करना है। म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज में आएगा। देखो, क्योंकि लूपिंग ऐसे कर रहे हो, सामने वाले में राइटवर्ड जा रहे हो, दूर वाले में लेफ्टवर्ड जा रहे हो, तो इसका मतलब ऐसे लूपिंग कर रहे हो। कर्ड फिंगर ध्यान रखना, ये ऐसे लूपिंग हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे लूपिंग हो रहा है, तो इस डायरेक्शन का करंट को पॉजिटिव लेंगे, मीन सपोर्ट वाले करंट को यहाँ पे पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो I2 पॉजिटिव होगा, I1 निगेटिव होगा, तो माइनस I1 प्लस I2, और ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, प्लस I3, और ले अंदर आ रहा है तो माइनस I4। ऐसा लिखेंगे, I5 की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा करंट इनक्लोज्ड। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से हम लोग काम करते हैं। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज, इसका काम करेंगे। करंट इनक्लोज में सिर्फ अंदर वाला का ही करंट लेने हैं, और साइन कैसे लेने हैं, तो जिधर लूपिंग करोगे, कर्ड फिंगर घुमाओ, तो ये थंब बता देगा कि किस डायरेक्शन वाला करंट को पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, तो हमें वेरियस फार्मूलाज भी मिलते हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो ये समझ गए एम्पियर्स लॉ क्या हुआ। अब इसका हम लोगों को जो पढ़ने हैं, सॉलिड करंट कैरिंग वायर के लिए पढ़ने हैं, या वायर के लिए, सिंपल वायर के लिए भी पढ़ने हैं। चलो सॉलिड का बाद में, फिलहाल तो सिंपल वायर के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें, सिंपल करंट कैरिंग वायर है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, और इसके चलते हम लोग निकालना चाहते हैं, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है भाई, चाहे तो बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ कर लो मेथड 1 में, और या फिर एम्पियर्स लूप का यूज़ कर लें मेथड 2 में, एम्पियर्स लॉ का यूज़ कर लें। तो बायोट-सावर्ट लॉ अगर यूज़ करते हो तो सीधा लिख दोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या लिखेंगे भाई, और क्या लिखेंगे, तो और लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, और साइन 90 प्लस साइन 90, ये लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वायर। तो ऐसे निकालेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये मिल जाएगा माइन म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ऐसा मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट इज R डिस्टेंस पे, ये मिल गया। वायर का निकालना है। दूसरा क्या था भाई, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो तो एक एम्पियर्स लूप ले लो, एक क्लोज लूप ले लो, क्लोज लूप ले लिया कंटेनिंग दिस पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें निकालने हैं, तो कंटेनिंग दिस पॉइंट हमने ले लिया एम्पियर्स लूप। और इसमें ट्रैवर्सिंग भी ऐसे करें। ट्रैवर्सिंग कैसे करें भाई, तो सामने वाले में, फ्रंट वाले में, मीन्स तुम्हारे पास जो दिख रहा है उसमें हम लोग राइटवर्ड चलें, और इधर वाले में लेफ्टवर्ड चलें अगर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव करंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने बी डॉट डी एल करके ऐसे चल रहे हैं। और इसके लिए लिखेंगे तो बी डॉट डी एल एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज, ऐसा करते हैं हम लोग। और यहाँ पे यूज़ करेंगे तो B का वैल्यू इधर है, और DL का वैल्यू भी इधर ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का जो फील्ड होता है वो इसी तरह का होता है भाई, वो इसी तरह का होता है। इसका फील्ड जो होता है ऐसे ही होता है। इसी में एक एम्पियर्स लूप लिए हुए, तो फील्ड भी उसी डायरेक्शन में मिला ऐसे सर्कुलर में, और DL भी उधर ही है, जिधर फील्ड है उधर ही DL है, तो B और DL में सेम एंगल रह जाएगा। तो B का वैल्यू, DL का वैल्यू, और cos 0 डिग्री इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज में एक ही तो करंट है, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए करंट इनक्लोज I लिखेंगे। और इससे हमें क्या मिलेगा, B का वैल्यू कम से कम कांस्टेंट है, सो दैट विल बी टेकन आउटसाइड। यहाँ जो B का वैल्यू है R डिस्टेंस पे, वही तो यहाँ भी R डिस्टेंस है, यहाँ भी R डिस्टेंस है, यहाँ भी R डिस्टेंस, यहाँ। तो B का जो भी वैल्यू होगा वायर से, इधर देखो R पे जितना फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही इधर होगा, इतना ही इधर, तो हर डायरेक्शन में सेम ही होना। B का वैल्यू को बाहर निकाल दिया, और बच गया क्या, DL का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। और DL का जब मैग्नीट्यूड हम लोग ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 2 पाई R सरकमफरेंस मिलेगा, क्योंकि DL का लेंथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई R मिलेगा, म्यू नॉट इंटू I। और यहाँ से मिल गया हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। इस तरह से मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जो कि वही है वैल्यू, सेम वैल्यू होना भी चाहिए।
तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग वायर के लिए निकाला। तो इस तरह से अभी तो हमने दिखा दिया कि चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही है। लेकिन कई जगह जैसे गॉस लॉ का, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो गॉस लॉ अप्लाई कर लो, या फिर कूलम्स लॉ से हम लोग अप्लाई कर ले, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, एक ही बात होता है, निकल जाता है रिजल्ट सेम। यहाँ भी वैसे ही है, लॉन्ग वायर है, इसके चलते निकालना चाहे तो ये भी है ये भी है। लेकिन गॉस लॉ कई बार सिमेट्रिक कंडीशन में ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो वैसे ही एम्पियर्स लॉ भी कई बार ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो सॉलिड करंट कैरिंग पाइप हो सकता है, हॉलो करंट कैरिंग पाइप हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो इसके लिए काम वही कर रहे हैं भाई, उसी तरह से एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये सॉलिड सिलेंडर कैरिंग सिलेंडर है, हमारा हॉलो भी हो सकता है। तो चलो पहले हॉलो पे देखते हैं। फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक है, फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर निकालना चाहते हैं। ये हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर है, पाइप है, कंडक्टिंग पाइप है जिससे आई करंट जा रहा है। देखो भाई इससे आई करंट तो जा रहा है, लेकिन ये आई करंट जो है वो क्योंकि मटेरियल ही हमारा सिर्फ हॉलो है तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे ही मटेरियल, तो यहीं से करंट जाएगा, यहीं से करंट जाएगा, ठीक है भाई। तो बाहर के पॉइंट के लिए निकालना चाहें आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए, मीन्स आउटसाइड पॉइंट और ऑन द सरफेस, इसके लिए निकालना चाहते हैं तो अगेन हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं। ये मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, तो ऐसा एम्पियर्स लूप लोगे, ऐसा एम्पियर्स लूप लोगे और ये लूपिंग डी एल डी एल डी एल डी एल करते जाएंगे। ये डॉटेड है समझो, ये दूर वाला है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल करते जाएंगे। तो ऐसे लूपिंग करेंगे तो इस डायरेक्शन वाले करंट को हम लोगों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, उधर ही करंट जा भी रहा है, पूरे पाइप के थ्रू जो करंट है वो है हमारा आई। तो बी डॉट डी एल किया हमने, तो B का वैल्यू DL का वैल्यू, और जिधर भी क्योंकि करंट कैरिंग पाइप है इसका भी जो फील्ड होगा, ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो ये बताएगा फील्ड का डायरेक्शन। यही तो होता है करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर का फील्ड ऐसे सर्कुलर होता है तो ये करंट का डायरेक्शन तो ये बताएगा हमें, इसलिए यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन उधर ही है जिधर हमारा DL का डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो बी डॉट डी एल और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू μ0 इंटू करंट इनक्लोज्ड, वही आई है। इसलिए अगेन ये B उसी तरह से जैसे अभी वायर के लिए निकाला था, B बाहर होगा और DL क्या हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू आर हो जाएगा। DL का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई इंटू आर इंटीग्रेट करके इज इक्वल टू μ0 इंटू आई होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना भाई, तो μ0 आई अपॉन 2 पाई आर, दैट इज B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहाँ पे भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कहाँ पे आउटसाइड पॉइंट और ऑन द सरफेस, ठीक है भाई, ये ऐसे होगा। लेकिन इनसाइड के लिए भी बात करने पड़ेंगे, तो इनसाइड के लिए करंट, अगर मान लो हम लोग करंट कैरिंग सिलेंडर है लेकिन हम लोग इनसाइड वाले पॉइंट के लिए बात करें, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए बात करें तो क्या होगा, तो इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, तो उसके लिए क्या करोगे भाई, तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये ले लो एम्पियर्स लूप, ये ले लो एम्पियर्स लूप, इस तरह से एम्पियर्स लूप लेंगे, ये आर रेडियस है। अब तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे भाई, तो बी डॉट डी एल करने होंगे, यहाँ पे भी बी डॉट डी एल वही करने पड़ेंगे, μ0 इंटू करंट इनक्लोज भी करने पड़ेंगे। बी का वैल्यू जो भी होगा बाई सिमेट्रिक, क्योंकि जो आर डिस्टेंस एक्सिस से इधर है उतना ही इधर भी होता है, सेम फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। वैसे ही अंदर में भी एक्सिस से अगर अंदर भी हैं तब भी आर डिस्टेंस पे जो फील्ड का वैल्यू होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग बी डी एल और cos 0 डिग्री ही लिखेंगे, क्योंकि बाहर में ऐसे सर्कुलर चल रहा है तो अंदर भी फील्ड होगा तो वैसे ही होगा सर्कुलर, तो इज इक्वल टू μ0 इंटू करंट इनक्लोज। तो इसके अंदर से करंट क्या जा रहा है, तो इसके अंदर से करंट कुछ भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं भाई कुछ भी जा रहा है, क्योंकि इसके ये हॉलो पाइप है और ये मटेरियल ही इधर है, उधर ही से करंट जा रहा है, ये इधर से करंट जा रहा है इससे। तो भाई जो तुम्हारा एम्पियर्स लूप है, क्लोज लूप, उसके अंदर से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो इनक्लोज 0 होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू 2 पाई आर जो जाएगा वो 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होकर के 0 हो जाएगा। मीन्स एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द हॉलो पाइप, इनसाइड द हॉलो पाइप द फील्ड विल बी 0, फील्ड विल बी 0। बाहर में वैसा ही जैसा वायर का था, जैसा एक स्ट्रेट वायर के, अरे बाहर वाले पॉइंट पे तो इक्विवेलेंट बात होगी, चाहे सॉलिड सिलेंडर के थ्रू हो या हॉलो सिलेंडर के थ्रू हो या एक स्ट्रेट वायर हो एक्सिस पे, सबके लिए बाहर में यही रिजल्ट रहेगा। अंदर के पॉइंट के लिए चेंज हुआ, अंदर के पॉइंट के लिए यहाँ पे चेंज होगा। ये क्या है, अंदर में फील्ड 0 है। और वायर जो हम लोगों ने प्रीवियस केस देखा था, वायर तो भाई यही समझते हैं कि बिल्कुल लीनियर, उसका डायमेंशन जो है वेरी साइज स्मॉल समझते हैं, इसलिए जो पॉइंट है बाहर ही है ऐसा समझते हैं।
फिलहाल ये है हॉलो पाइप। तो हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर के लिए ये निकाल लिया, आउटसाइड और ऑन द सरफेस और इनसाइड के लिए। ठीक है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी करने पड़ते हैं, तो इसका मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ भाई। तो ये है तुम्हारा मान लो एक्सिस, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसके एक्सिस के साथ दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएं, मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो जब तक ये अंदर है दैट इज आर लेस देन कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए फील्ड का वैल्यू क्या आया था, तो 0 आया था। उसके बाद क्या आया भाई, तो उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना वैल्यू आया था सरफेस पे भाई, तो सरफेस पे वैल्यू के लिए इसी में इसको कैपिटल आर रख दो, तो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन बाहर के पॉइंट पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह चलेगा, ये इस तरह से ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर का वैल्यू जैसा होगा वैसा काम होगा। अंदर में ये 0 रहेगा, ठीक है, अंदर में ये 0 रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये, क्योंकि सारे के सारे करंट किधर जा रहे थे, सरफेस से जा रहे थे, क्योंकि ये हॉलो पाइप था, इधर ही से जा भी सकता है, इसलिए हमारा ये ऐसा बन गया ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये हॉलो पाइप का देख लिया। सिमिलरली अब हम लोग सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का देखा, तो अब सॉलिड सिलेंडर का देखें। सॉलिड सिलेंडर में भी वही काम होगा। अब क्या होगा कि पूरे क्रॉस सेक्शन में हम लोग यूनिफॉर्मली ये जा रहा है, सिर्फ सरफेस से नहीं जा रहा है, ये पूरे सरफेस से जा रहा है। सरफेस खाली नहीं, उसके अंदर का मटेरियल से पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है, अंदर के मटेरियल से भी जा रहा है, मीन्स ये पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे से करंट जा रहा है, समझो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में बाहर के पॉइंट पे निकालोगे तो फिर तो वही काम करोगे, बाहर के लिए पॉइंट के लिए निकालना है तो वही काम करने हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वैसे ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्मॉल आर। ये था B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये मिलता था भाई किसके लिए, तो ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए और ऑन द सरफेस के लिए। सरफेस पे हमें क्या मिल जाता था भाई, सरफेस पे बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर कर देते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर हो जाता है भाई। कब, तो ये जब आर का वैल्यू इक्वल टू आर है, दैट इज ऑन द सरफेस, और ये इसके लिए है जब ये बाहर का पॉइंट है। तो इसके लिए तो भाई वही है, तीनों केस सेम है, मेन है अंदर वाले थे। तो ये आर लेस देन कैपिटल आर के लिए अगर हम लोग बात करें, दैट इज इनसाइड वाले पॉइंट के लिए बात करें, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अगेन बी डॉट डी एल कर रहे हैं, बी का वैल्यू लिखेंगे, डी एल का वैल्यू लिखेंगे और cos 0 डिग्री भी लिखेंगे। और एलिमेंट कैसा होगा, यहाँ पे समझो हमने एक्सिस से ये ले लिया करंट कैरिंग लूप, ये ले लिया करंट कैरिंग लूप, समझो ये ले लिया करंट कैरिंग लूप। अब इस लूप के अंदर से तो कुछ करंट जाएंगे ही, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन पे हमारा आई करंट है, पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट है। तो इसलिए इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो चाहिए हमें इधर वाले से कितने करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी चाहिए, यही तो हमारा करंट इनक्लोज होगा, क्योंकि अब हमने लूप ही ऐसा लिया है। अब हमने क्या किया, लूप ही एम्पियर्स लूप अब ऐसा लिया है, क्योंकि हमें आर रेडियस पे निकालना था भाई, स्मॉल आर पे निकालना है, तो वो लेंगे ऐसा एम्पियर्स लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज, ऐसा लिखने पड़ेंगे। अब B का वैल्यू इसी में B डॉट डी एल करते जा रहे हैं, करंट इनक्लोज लिखना है, तो B का वैल्यू डी एल इनक्लोज करेंगे तो वो 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर आएगा। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज में क्या होगा, टोटल करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर कितना एरिया भाई, तो टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया वो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और हमें चाहिए स्मॉल आर पे, इसलिए हम लिख सकते हैं टोटल करंट इनक्लोज चाहिए, तो करंट टोटल है पाई कैपिटल आर स्क्वायर में, तुम्हें चाहिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर में, इसलिए ये मिल जाएगा। इट मीन्स हमने करंट इनक्लोज के लिए समझो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया, सिंस पाई आर स्क्वायर एरिया कैरीज करंट आई, देयरफॉर यूनिट एरिया विल कैरी करंट आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर जो हमारा लूप का एरिया है, इसमें कितना करंट इनक्लोज होगा, वो होगा आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज करंट इनक्लोज का वैल्यू हमारा यही मिल गया। तो यहाँ पे करंट का इनक्लोज का वैल्यू पाई पाई कैंसिल भी हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आ जाएगा वो एक आर से एक आर भी कैंसिल होगा, और इस तरह से मिल जाएगा म्यू नॉट
आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये आर, ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका जब ग्राफ दिखाएंगे तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इसका ग्राफ मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो इसका ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ये देखेंगे ऐसे, ये मैंने दिखाने शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो ये दिखाएंगे अंदर पे ये लीनियरली चल रहा है भाई, जब तक ये कैपिटल आर सरफेस तक नहीं जाएगा तब तक ये लीनियरली चल रहा है, लीनियरली। और जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना पाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर पाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर पाएगा। और जब सरफेस से बाहर जाएगा तो फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। कैसा भाई, तो बाहर में जो रिजल्ट होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर दैट इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमें मिल जाएगा। तो इस वाले में ग्राफ ऐसा आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये याद रखने हैं, ये बिल्कुल याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया। उसी का यूज़ एक और होता है सोलेनॉइड। तो यहाँ करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, मान लो ये करंट हमारा इस डायरेक्शन फील्ड निकाल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट इस तरह से चल रहा है, इसमें करंट हमारा इस डायरेक्शन से इस सोलेनॉइड में, जो कि रेड कलर से दिखाया हुआ है ये सोलेनॉइड, इसमें फ्रंट वाले में ये डाउनवर्ड जा रहा है, उधर वाले में अपवर्ड जा रहा है, फ्रंट वाले में डाउनवर्ड, उधर वाले में अपवर्ड। तो ऐसे जब करंट होगा इस सोलेनॉइड में तो फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, वही फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रखा है, ऑलमोस्ट अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये जो येलो दिखाया जा रहा है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इसमें बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल करते हुए जाते हो भाई, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल करते जाते हैं। यहाँ पे हमारा बी इंटू लेंथ मिलता है, b इंटू ये लेंथ मिलता है, इधर वाले में 0 हो जाता है, इधर वाले में 0, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये सब आपने डेरिवेशन वाले क्लास में देखा था, ज़्यादा डेरिवेशन अभी नहीं कर सकते। तो b इंटू ये लेंथ हो गया, यही टोटल हमारा b डॉट डी एल पूरे लूप के लिए हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज लिखना है। और करंट इनक्लोज का वैल्यू हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो करंट इनक्लोज का वैल्यू होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ l। तो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो ये म्यू नॉट, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आई करेंगे तो करंट इनक्लोज हो जाएगा। क्योंकि एक में आई करंट चल रहा है, ऐसे ऐसे जितने लूप होंगे उतने आई होंगे। तो कितने लूप हैं भाई, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ। तो ये है नंबर ऑफ टर्न, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न इस एम्पियर्स लूप में, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और एक टर्न में आई करंट है इसलिए ये मिल गया। अब देखो इधर से एल एल कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, म्यू नॉट एन आई, ये मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जो कि कांस्टेंट वैल्यू ऑलमोस्ट रहेगा। इस तरह से सोलेनॉइड है। और ये जो निकल रहा है इसके इक्विवेलेंट जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट, एक मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इधर से फील्ड निकल रहा है तो समझो इफेक्टिवली यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इफेक्टिवली नॉर्थ हो गया, और यहाँ इफेक्टिवली क्या हो गया, साउथ हो गया। इस तरह से नॉर्थ और साउथ बन गया, और इसका फील्ड वैसा ही होगा जैसे बार मैग्नेट का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। स्प्रिंग है, समझो स्प्रिंग में हमने करंट सेंड कर दिया, सबको पता ही है सोलेनॉइड। इसी का भाई होता है टोरॉइड। टोरॉइड इस तरह से हम लोग बनाते हैं भाई, एक वायर है समझो, एक बड़ा सोलेनॉइड है, उसको बेंड करके सर्कुलर बना दिया। बड़ा सोलेनॉइड था ये बेचारा को ऐसे था ये स्ट्रेट, उसको बेंड करके हमने ऐसे कर दिया, इधर से करंट आया और इधर से करंट निकल के चला गया। तो इसमें करंट आएगा तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहेगा। इसके अंदर का फील्ड हमें निकालना हो, अगर इसके अंदर का फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो भाई फील्ड तो वही है जो म्यू नॉट एन आई था, उसी को ऐसे बेंड कर दिया तो वही फील्ड है। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग मेथड 1 सोलेनॉइड का ही ये तो बेंड करके फॉर्म चेंज कर दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही होगा म्यू नॉट इनटू एन आई, या फिर दूसरा मेथड है डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ यूज़ करके निकाल सकते हो। तो इसके लिए एम्पियर्स लूप ले लेंगे ऐसे, टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लो कैपिटल N है, और ये मीन रेडियस हमारा स्मॉल r है। अगर अलग अलग रेडियस देगा तो क्या करेंगे, r1 प्लस r2/2 करेंगे। अलग अलग रेडियस दिया तो क्या करेंगे, r1 प्लस r2/2 समझेंगे इस मीन रेडियस को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे इस एम्पियर्स लूप, ग्रीन वाले एम्पियर्स लूप के लिए। अगेन हम लोग बी डॉट डी एल करते जाएंगे, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज कराएंगे। तो बी डॉट डी एल करते जाएं, जिस रिएक्शन में फील्ड है उसी रिएक्शन में डी एल करते जाओ, बी डॉट डी एल करते जाओगे तो
तो ये मिल जाएगा तुम्हें b का वैल्यू, dl का वैल्यू और cos 0 डिग्री इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। अरे भाई तो इसके जितने भी लूप हैं, जितने भी टर्न हैं, सब इस एम्पियर्स लूप के अंदर आए हैं, एक एक करके सब इस एम्पियर्स लूप के अंदर से आए हैं। देखो एक लूप एक बार आया, फिर दूसरी बार आया, दूसरा टर्न भी आया, फिर सबका एक एक बार आएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इतना होगा, करंट इनक्लोज। और यहाँ से मिल जाएगा हमें b का वैल्यू और dl लिखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो 2πr मिलेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू एन डिवाइडेड बाई 2πr इंटू आई। और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इसमें कितना है भाई, 2πr ही तो है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल n बोलेंगे। तो स्मॉल n आई मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, तो वही आया म्यू नॉट एन आई जो आना चाहिए था। सोलेनॉइड की तरह समझो या टोरॉइड को अलग से समझो, बात एक ही है, आएगा रिजल्ट उतना ही, म्यू नॉट एन आई। यही होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द टोरॉइड डिवाइडेड बाई सर्कमफरेंस, दैट इज 2πr, r विल बी मीन रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्स ऑन चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखने हैं तुम्हें फार्मूला मेन, जो कि Q एक ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है मेन फार्मूला जो आपको याद रखने हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का तो आप याद रखते ही हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग। इसके स्पेशल केस बनते हैं, वो होते हैं 3। एक है भाई कि वेलोसिटी ही जीरो है, जब वेलोसिटी ही जीरो है भाई तो फोर्स भी जीरो रहेगा, मीन्स जब हमारा चार्ज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा। फोर्स ही जीरो है तो इसका मतलब वो रेस्ट में ही रह जाएगा। फिर दूसरा केस क्या बनता है कि जब वेलोसिटी हमारा क्या हो, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, दैट इज थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये इवेलुएट करें तो क्यू वी बी और साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, ऐसे होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो थीटा का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो उस कंडीशन में फोर्स ही साइन जीरो ही जीरो हो जाएगा, तो फोर्स ही जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि समझो ये है मैग्नेटिक फील्ड और हमने चार्ज को मोशन कराया इसी डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, तो फोर्स ही जीरो हो जा रहा है। और जब फोर्स जीरो हो गया तो इसका मतलब ये सेम वेलोसिटी से कैरी करता हुआ आगे चला जाएगा, तो इट विल मूव एज इफ देयर इज नो फील्ड, एज इफ फील्ड इज जीरो। समझो कि ऐसा लगेगा इसको कि फील्ड है ही नहीं, फील्ड एब्सेंट है, जबकि फील्ड है लेकिन हमारा फोर्स नहीं है। ये ऐसा मूव करेगा जैसे कि इस पर कोई फोर्स है ही नहीं, फील्ड में ही नहीं है। समझो फील्ड है या नहीं इसको पता ही नहीं चलेगा चार्ज को, क्योंकि इसने परपेंडिकुलर नहीं मूव किया है, ये अलोंग द फील्ड प्रोजेक्टेड है। अलोंग द फील्ड प्रोजेक्टेड में नो डेविएशन, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, मीन्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो डेविएशन। ना स्पीड वैल्यू वेरी करेगा और ना ही उसका डायरेक्शन वेरी करेगा। तो ये वाला केस बनता है। तीसरा केस क्या बनता है भाई, तो V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होने में मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस डायरेक्शन में है और इसमें हमने वेलोसिटी दे दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा भाई, तो इस कंडीशन में तुम्हें याद होगा, ऐसे कंडीशन में जैसे ही हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया तो V इधर है, B क्रॉस में है, तो V क्रॉस B इस डायरेक्शन में, Q इंटू V क्रॉस B जब लेंगे तो इस डायरेक्शन मिलेगा, इधर फोर्स मिलेगा, Q इंटू V और B है क्रॉस में, तो ये B है भाई, इधर है वेलोसिटी, इधर है वेलोसिटी, तो ये V और ये B, तो V क्रॉस B करेंगे, देखो भाई V इधर है, B इधर है हमारा इधर क्रॉस में, तो V क्रॉस B करेंगे, इस डायरेक्शन में मिलेगा फोर्स, क्योंकि यही है डायरेक्शन Q इंटू V क्रॉस B का। पॉजिटिव है चार्ज तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव होता तो अपोजिट में लगता। इधर फोर्स लगा जो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जस्ट लाइक सर्कुलर मोशन, वो कभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा इस स्पीड का, इसलिए थोड़े टाइम के बाद ये डायरेक्शन इसका चेंज करके ऐसे कर देगा, बट इसका वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ फोर्स एनालिसिस करोगे, इस डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि V अब इधर है और B क्रॉस में है, तो V क्रॉस B इस डायरेक्शन मिलेगा। ऐसे करते करते ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये है V और ये है हमारा क्रॉस में B, तो V क्रॉस B करोगे, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। सो एवरी टाइम दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना, तो Q इंटू V क्रॉस B और साइन है 90 डिग्री, ये ऐसा मिलेगा भाई, और इससे Q भी मिल गया क्योंकि साइन 90 तो 1 है।
बिल्कुल 1 है। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू तुम कैलकुलेट करते थे, तो रेडियस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे एक भी कैंसिल होगा और ये हो जाएगा mv/qb। तो दिस इज इक्वल टू रेडियस वैल्यू mv/qb। याद रखते हैं हम लोग, ये है रेडियस वैल्यू कितना, तो mv/qb फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर तुम्हें मिल गया तो तुम चाहो तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। स्पीड तो पता ही है, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन अगर निकालेंगे तो 2πr डिस्टेंस मूव कर रहे हैं भाई v स्पीड से, 2π और रेडियस कितना था, वो तो था mv/qb। ये रेडियस निकाला है तो डिवाइडेड v करेंगे, v कैंसिल हो जाएगा और टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, तो 2πm/qb ये मिला है टाइम पीरियड। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन वो क्या हो जाएगा भाई, तो qb डिवाइडेड बाई 2πm हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा इस सर्कुलर मोशन के लिए वो ये होगा। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालना हाफ mv इसका मीन्स मेन तुम्हें याद रखना है रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। ये हमारा तब होता है जब v परपेंडिकुलर टू b होता है, जब क्या होता है v परपेंडिकुलर टू b होता है। और फोर्थ केस अगर हम लोग देखें, फोर्थ केस देखें कि जब v हमारा न तो पैरेलल हो एंड न v हमारा परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा ये जानना चाहते हैं। ना तो पूरा पैरेलल है और ना ही पूरा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों है। तो चलो इस बात को हम लोग जरा देखें। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, एक क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। चलो एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने और कलर भी चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे चार्ज को मोशन दे दिया गया इस डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी मान लो u। तो इधर हमारा ये फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा u cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा। अभी देखा था तुमने कि परपेंडिकुलर वाला सर्कुलेट कराता है, पैरेलल वाला अनडिफ्लेक्टेड वैसे ही चलता चला जाता है। इसलिए समझो कि इसको ये वेलोसिटी जो है वो दो मिले हुए हैं, एक पैरेलल वाला मिला हुआ है जिसका कोई चेंज नहीं होता। सो ये वाला इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में एज इफ देयर इज नो फील्ड वैसे चलता चला जाएगा और ये क्या करेगा, इसको सर्कुलेट कराएगा। तो q इंटू v क्रॉस b, q इंटू v क्रॉस b के अकॉर्डिंगली इस पर फोर्स लगेगा, q इंटू v क्रॉस b के अकॉर्डिंगली इस पर फोर्स लगेगा। तो q अगर पॉजिटिव है और v ऐसे है तो v क्रॉस b करोगे, v इधर है b इधर है, v क्रॉस b क्या इस डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे करके सर्कुलेट करेगा, ऐसे सर्कुलेट करेगा। ये सर्कुलेशन ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता। अगर ये नहीं होता, ये कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ यही होता, तो ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहता इस फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे ऐसे सर्कुलेशन करता रहता। लेकिन ये है जो कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर ले जाएगा, इसलिए इसका रिजल्टेंट मोशन ऐसा हो जाएगा। ऐसा सर्कुलर भी मोशन कर रहा है और राइटवर्ड भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं भाई, तो ऐसे पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। ये स्प्रिंग की तरफ फॉलो करता हुआ पाथ बनाता हुआ और ये आगे बढ़ता जाएगा अलोंग द फील्ड डायरेक्शन एक्सिस ऑफ द हेलिकल पाथ होगा। अब इसका रेडियस क्या होगा और इसका पिच क्या होगा, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो रेडियस क्या होता है भाई, तो रेडियस तो भाई mv/qb होता है, ऐसे हम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है v sin थीटा। इसको हम लोग v परपेंडिकुलर भी बोलते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये हमारा फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट है। तो ये v u sin थीटा ही है हमारा। ये v का वैल्यू क्या लिखने पड़ेंगे, u sin थीटा। तो हम u sin थीटा, क्योंकि ये v परपेंडिकुलर जो है हमारा वही सर्कुलर मोशन करा रहा है, इसलिए यहाँ पे v परपेंडिकुलर जो हमारा v sin थीटा है, u sin थीटा है, यही हमारा सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सर्कुलर मोशन कराएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सो रेडियस ये बन गया, रेडियस हमारा ये बन गया। और अगर हम लोग निकालना चाहें पिच, तो पिच का वैल्यू होता है कि अलोंग द फील्ड एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स किया, इसी को बोलते हैं पिच। पिच है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो पिच का वैल्यू हो जाएगा जो v पैरेलल स्पीड से चल रहा है और ये कैपिटल T टाइम तक चलेगा, कैपिटल T टाइम तक चलेगा। कैपिटल T टाइम क्या है, वन सर्कुलेशन का टाइम, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि वन सर्कुलेशन का टाइम क्या होता है भाई, तो 2πm/qb। चाहे जितने भी स्पीड से कर लो, स्पीड तो कैंसिल हो गया था, याद है ना भाई, अभी तो बताया था। ये 2πm/qb स्पीड निकाला था, ये 2πr/v। कितना भी v हो, v तो कैंसिल हो जाना है, चाहे हमारा v हो या
यू साइन थीटा हो, बात ही कैंसिल हो जाना, 2πm/qb इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो आएगा वो वही आएगा 2πm/qb। इसलिए पिच का वैल्यू निकालोगे तो इधर वाला पैरेलल कंपोनेंट है वो है u cos थीटा और ये है 2πm/qb। तो ये है हमारा पिच का वैल्यू। किस पिच का वैल्यू भाई? द हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द चार्ज व्हेन इट इज मूविंग and the velocity is neither parallel to field or nor it is perpendicular to field। समझ गए? इस तरह से सारे केसेस हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर भी होता है भाई। तो जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या फोर्स लगेगा? तो I × dl क्रॉस b का इंटीग्रेशन, ये df लगता है किसी छोटे से एलिमेंट पे, ये फोर्स लगता है। और अगर हम लोग टोटल फोर्स निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन I × dl क्रॉस b कर सकते हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला बनता है, लेकिन इसको कुछ लोग ही कैरी करते हैं न्यूमेरिकल में, तो भाई ये रखने पड़ेंगे ध्यान। और कुछ लोग क्या करेंगे, जब करंट हमारे सारे एलिमेंट, मान लो हमने एक वायर लिया इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में, ये करंट कैरिंग वायर है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो भाई यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने मान लो इस तरह से लिया है, तो dl क्रॉस b, इस तरह से हम लोग dl क्रॉस b इस तरह से फोर्स dl लेंथ पे लगाएंगे। और ये a पॉइंट से b पॉइंट तक इस तरह से वायर है, इस तरह से वायर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स निकालेंगे। अगर करंट हमारे पूरे वायर में हर एलिमेंट के लिए करंट का वैल्यू सेम हो तो करंट इंडिकेशन के बाहर हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा? इंडिकेशन बाहर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर हो जाएगा इंडिकेशन के। बचेगा क्या? dl बस यही बचेगा। तो ये बन जाएगा फोर्स I इंटू और dl वेक्टर सम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा रिजल्ट। ये है हमारा L जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डायरेक्ट मिला हो, कि देखे होगा पॉलीगॉन लॉ, ये वेक्टर प्लस 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 ये वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये है रिजल्टेंट। सो L इनिशियल फाइनल इस वेक्टर को बोल रहे हैं, तो dl इंटीग्रेट करोगे तो L इनिशियल से फाइनल तक जाओ और क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ये मिल जाएगा नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ये है फॉर्मूला। और इस फोर्स का अगर वैल्यू लिखें तो ये क्या मिल जाएगा भाई? तो I इंटू L इनिशियल फाइनल b इंटू साइन थीटा। अगर वैल्यू का बात करें तो ये कई लोग इसको याद रखते हैं बिल गेट्स का भाई BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल गेट्स का भाई, बिल क्लिंटन का भाई बिल साइन थीटा। कुछ लोग याद रखते हैं बिल साइन थीटा, लेकिन ये क्या याद रखते हैं भाई? तो ये है फोर्स का सिर्फ वैल्यू। कब है ये भाई? बिल साइन थीटा। कब है ये वैल्यू? व्हेन प्लेस इन, व्हेन करंट जो है हर एलिमेंट पे सेम हो और ये प्लेस इन यूनिफॉर्म फील्ड था तभी आया। और ये हर एलिमेंट पे करंट का वैल्यू सेम रहना चाहिए। जनरल फॉर्मूला जो है वो ये है। अगर हमारा हर एलिमेंट के लिए b का वैल्यू अलग अलग होने लग जाए, करंट का वैल्यू अलग अलग होने लग जाए, इधर से वायर आकर के इसमें ऐड हो गया तो यहाँ पे 2 एम्पियर था और ये 3 एम्पियर आया, तो इस वाले के लिए जब फोर्स निकालोगे तो 2 एम्पियर यूज करोगे, इसके लिए निकालोगे तो 5 एम्पियर यूज करोगे, क्योंकि 2 एम्पियर इधर से आया और 3 एम्पियर इधर से 5 एम्पियर, तो इधर के लिए अलग हो गया, इधर के लिए अलग हो गया। तो इसलिए ये हर एलिमेंट के लिए सेम नहीं चलेगा, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड हो या पूरा यूनिफॉर्म फील्ड भी रहे और वायर पे सेम ही करंट रहे तब ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। यह है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखने हैं फॉर्मूला को, इसके बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस कर दिया। ये लेंथ इनिशियल फाइनल में जानबूझ के लिख रहा हूँ कि हमें मतलब नहीं कि शेप क्या है, ये ऐसे भी रॉड रहता तब भी उतना ही फोर्स लगता, I इंटू दिस 5 मीटर है तो 5, ऐसे रहता तब भी वही लगता भाई, वही लगता, ऐसे है तब भी वही। हमें देखना है बस इनिशियल फाइनल कहाँ है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझो कि हमें चाहिए और ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उससे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। I इंटू L इनिशियल फाइनल क्रॉस B। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायर हैं, इसमें भी करंट I है, इसमें करंट I2 है, I1 एंड I2। पैरेलल वायर में जो फोर्स लगता है तो उसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। कैसे निकालते हैं भाई? तो वैसे ही निकालते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालोगे, ये अगर d डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है भाई? तो ये d डिस्टेंस पे अगर है, यहाँ से मान लो ये d डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? इसके चलते यहाँ पे इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, कोई भी वायर खुद से फील्ड प्रोड्यूस करके खुद पे फोर्स नहीं लगाता, यहाँ वाले वायर पे
यहाँ मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं इसके L2 वायर पे फोर्स, L2 लेंथ पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो L2 लेंथ पे फोर्स निकालोगे तो इस वाले करंट कैरिंग वायर का फील्ड इसी पे फोर्स नहीं लगाता। जिस तरह से खुद चार्ज खुद ही फील्ड प्रोड्यूस करके खुद पे फोर्स नहीं लगाता, दूसरे के फील्ड में होता है चार्ज तो फोर्स लगता है, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होगा करंट कैरिंग वायर तो फोर्स लगेगा। इस पे निकालना चाहते हैं L2 लेंथ पे हम लोग फोर्स, तो इसका फील्ड यहाँ देखेंगे, इसका फील्ड यहाँ B1 कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन 2 पाई D होगा भाई। I डिवाइडेड बाई 2 पाई R होता है, R के बदले में क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, ये लॉन्ग वायर है। इस तरह से मिल गया हमें B1 का वैल्यू, और वो क्रॉस डायरेक्शन में इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में है, और ये अगर B का डायरेक्शन है, ये DL का डायरेक्शन है, तो DL क्रॉस B। अब निकालेंगे हम लोग फोर्स ऑन L2 लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, फोर्स ऑन L2 लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, ये अगर निकालना चाहें तो I2, यहाँ पे I1 है, ये इसका फील्ड यहाँ पे I1 यूज करेंगे, यहाँ पे इस पे फोर्स लिख रहे हैं, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो ये है I इंटू L इनिशियल फाइनल क्रॉस B, L क्रॉस B, L इनिशियल फाइनल क्रॉस B, ये है। तो फोर्स जब लिख रहे हो भाई फोर्स L2 लेंथ पे, तो I2 यहाँ का करंट इंटू L इनिशियल फाइनल, तो L इनिशियल फाइनल ये L2 है, इस वाले वायर पे निकालना चाह रहे हो फोर्स, तो ये है L2 क्रॉस B, तो क्रॉस B, तो क्रॉस B, B का वैल्यू B1, B का वैल्यू B1, B का वैल्यू B1, और साइन कितना, तो इसका B और इसके करंट में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। तो अब हमारा मिल गया फोर्स एंड L2 लेंथ ऑफ द वायर, तो I2 L2 B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D, साइन 90 डिग्री तो 1 होता ही है। डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका फील्ड है ऐसे DL क्रॉस R, I इंटू DL क्रॉस B, तो DL क्रॉस B काम करें, तो DL क्रॉस B इस डायरेक्शन में फोर्स लेगा, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स लेगा, मीन्स फोर्स जो लग रहा है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव लग रहा है भाई, ये अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं पर यूनिट लेंथ भाई, अगर पर यूनिट लेंथ पे निकालना चाहते हैं, ये तो हमने L2 लेंथ पे निकाला भाई, L2 लेंथ पे निकाला, तो पर यूनिट लेंथ पे अगर निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन L2 लेंथ डिवाइडेड बाई L2 करो तब मिल जाएगा तुम्हें। तो L2 लेंथ पे लगा था फोर्स म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इंटू ये L2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इज द फाइनल फॉर्मूला। L2 से डिवाइड करो कैंसिल हो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। और ये अट्रैक्टिव होगा कब भाई, जब दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा। अट्रैक्टिव व्हेन सेम डायरेक्शन, I1 का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इफ सेम डायरेक्शन, एंड रिपल्सिव इफ अपोजिट डायरेक्शन। रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होगा पैरेलल वायर में, एक में ऐसे है तो दूसरे में ऐसे अपोजिट में होगा, तब ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक लूप। हम लोग लूप लेते हैं, टॉर्क निकालना है, कोई करंट कैरिंग लूप लें, करंट कैरिंग कॉइल लें, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। टॉर्क ऑन एनी करंट कैरिंग कॉइल और लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क क्या होता है, तो इसको भी डेरिवेशन किया जाता है, वो आता है M क्रॉस B, जहां M क्या है भाई, तो वो है NIA। कोई मान लो हमने एक कॉइल लिया, ये कॉइल हो या सिंगल लूप हो, तो अगर कॉइल है तो इसके n नंबर ऑफ टर्न है, करंट इस कॉइल में I है, और एरिया मान लो R रेडियस का है तो ये है, तो ये बनता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अगर यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें तो n का वैल्यू 1 है और करंट का वैल्यू तो I है, करंट का वैल्यू मान लो I है, तो I इंटू पाई R स्क्वायर, ऐसा बनेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर ये ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। अगर कर्व्ड फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा हो तो थंब बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो इस तरह से चल रहा है, मान लो ये डॉटेड वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला ऐसे दिखा रहा हूँ, तो अगर ये ऐसे चल रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो करंट जिस हिसाब से चलेगा वैसे मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो NIA क्रॉस B करेंगे तो मिलेगा हमें टॉर्क का डायरेक्शन। किसी भी
करंट कैरिंग कॉइल के लिए, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो या फिर बार मैग्नेट हो। करंट कैरिंग कॉइल और बार मैग्नेट अगर सोलेनॉइड हो जाए तो ये बार मैग्नेट भी होता है, तो बार मैग्नेट भी हो तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इसी तरह से डिफाइन होता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है बार मैग्नेट के केस में, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए जिधर से फील्ड निकल रहा है उधर ही समझो नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो इसका भी ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, जिधर फील्ड निकल रहा है समझो उधर ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉर्क का एक्सप्रेशन याद रखने हैं। इसका यूज होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी, और कभी भी टॉर्क निकालना होगा तो ये काम करते हैं हम लोग। ये टॉर्क का टेंडेंसी क्या होता है, जैसे हम लोगों का टॉर्क लगता था डाइपोल पे, तो ये इसका टेंडेंसी क्या होता था, टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से इसका टेंडेंसी होता है टू अलाइन डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही इस टॉर्क का टेंडेंसी क्या होगा, टू अलाइन मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में। इसीलिए तो कंपास नीडल पे जो टॉर्क लगता है वही तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इधर है, और कंपास नीडल का ये नीडल जो है वो ऐसे है या नॉर्थ साउथ ऐसे है, तो क्या करेगा, इस पर ये फोर्स लगाएगा, ध्यान देना, इस पर ये फोर्स लगाएगा, मीन्स इस पर टॉर्क लगाएगा, ऐसे फोर्स लगा करके टॉर्क जो बनाएगा वो इसको अलाइन कर देगा ऐसे। तो इस टॉर्क का जिसका वैल्यू होता है, करंट कैरिंग कॉइल के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं, बार मैग्नेट के लिए जो पढ़ेंगे हम लोग वो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में एनालॉगी है, इसलिए कभी भी किसी करंट कैरिंग कॉइल के लिए हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज नंबर ऑफ टर्न करंट इन द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल, NIA, और टॉर्क निकालना होगा तो वही M क्रॉस B करने पड़ेंगे। अगर M B के डायरेक्शन में है तो टॉर्क 0 हो जाएगा, M अगर B के डायरेक्शन में तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। सो टॉर्क जो कि हमारा MB sin थीटा है, इसका वैल्यू अगर हम लोग दिखाना चाहें तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये इस तरह से चलेगा। 90 डिग्री पे मैक्सिमम है और 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा टॉर्क, और 270 पे अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स मैक्सिमम टॉर्क जो है वो वो क्या है, तो NIAB है, NIAB है, मैक्सिमम टॉर्क इज NIAB साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये टॉर्क हमारा यूज़ होता है, लूप हो या कॉइल हो, टॉर्क का वैल्यू NIA क्रॉस B यानी M क्रॉस B। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग लेते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल फील्ड लाइन लेते हैं। अगर टॉप व्यू देखें, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं, तो रेडियल फील्ड लाइन होता है, इसका रेडियल फील्ड लाइन इस तरह से समझो कि अलाइंड होता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, रेडियल फील्ड लाइन में हम लोग एक कॉइल रखते हैं, वो कॉइल हमारा बताएगा करंट का रीडिंग। इसमें जो कॉइल रखते हैं वही रोटेट करता है, इसमें जो कॉइल रखेंगे वो रोटेट करेगा। याद होगा अगर पढ़ा है तुमने, इस तरह से मान लो समझो सस्पेंशन कॉइल है, इस तरह से इसमें करंट कैरिंग कॉइल है, और ये इस तरह से स्प्रिंग के थ्रू अटैच्ड है। मतलब शॉर्टकट में डिटेल कुछ नहीं बता रहा इसमें। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम है कि इधर से जब करंट आए और करंट जाए, तो कॉइल में जब करंट चलेंगे तो ये एक मैग्नेटिक मोमेंट बना देगा भाई। कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना देगा भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो NIA होता है भाई, तुम्हें पता है NIA, ये मैग्नेटिक मोमेंट M बना दिया, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ इसका टॉर्क बनेगा, टॉर्क बनेगा भाई। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियल फील्ड लाइन या एक्सियल फील्ड लाइन होता है, इसका खासियत क्या है कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो एक्सियल या रेडियल फील्ड लाइन होता है हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए ये कॉइल को जो रोटेट कराता है, तो यहाँ पे दो तरह के टॉर्क बनते हैं। डिटेल आपने CBSE के क्लास में, बोर्ड के क्लास में देखा है। इसमें एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या होता है भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो डिफ्लेक्ट कराएगा और कॉइल को चाहेगा फील्ड के डायरेक्शन में लाना, लेकिन फील्ड कभी भी उसके डायरेक्शन में नहीं आ पाया, क्योंकि ये रेडियल फील्ड लाइन है, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही मेंटेन होता है। रोटेट करके ऐसे होगा, जब ये रोटेट करके जैसे ही ऐसे होगा, यहाँ पे फील्ड देखोगे कि फील्ड ये है और मैग्नेटिक मोमेंट ये है। यहाँ पे जब था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, फील्ड हमारा ऐसे है। जब ये रोटेट करके ऐसे आएगा तब भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, फील्ड भी यहाँ पे, यहाँ देखोगे कि यहाँ फील्ड जब ऐसे आएगा तो उस कंडीशन में भी वही हाल हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है। तो इस तरह से 90 डिग्री ऑलवेज मेंटेन रहेगा। जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जब ये डिफ्लेक्ट करता है तो इसमें टॉर्सनल कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली टॉर्क डेवलप होता है। चाहे पहले ज़माना में सस्पेंशन वायर होता था और अब यहाँ स्पाइरल स्प्रिंग होता है,
तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा हूँ, जो लोग पहले से जानते हैं उन्हीं को याद आएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, तब ये इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिकेटर बन जाता है, इसमें इंडिकेटर लगा होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है NIAB और साइन हमेशा है 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल और एक्सियल फील्ड लाइन, और रिस्टोरिंग टॉर्क है हमारा C थीटा, टॉर्सनल कांस्टेंट K इंटू थीटा या C इंटू थीटा, और इससे हमें मिल जाएगा थीटा का वैल्यू कितना, तो NAB डिवाइडेड बाई C इंटू आई, ये मिल गया हमें, जो कि है कांस्टेंट टाइम्स, ये है समझो कांस्टेंट, ये तो सम कांस्टेंट हो गया, इंटू आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करंट जीरो तो नो डिफ्लेक्शन, इसलिए ये रीडिंग बताता रहेगा कितना करंट पास किया। ज़्यादा करंट ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, ज़्यादा एंगल पे ट्विस्ट होगा। यहाँ इंडिकेटर समझो लगा हुआ है, इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है, जब ये रोटेट करेगा भाई तो इसमें 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इंडिकेटर से हमें थीटा का वैल्यू पता लगता रहेगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इसमें दो बात आता है, ये तो समझ गए इक्वेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा यानी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें दो बात आता है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंस करने का टेंडेंसी, वो होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट को बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो बताओ भाई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन थीटा डिवाइडेड बाई आई, वो कितना होगा, तो वो होगा NAB डिवाइडेड बाई टॉर्सनल कांस्टेंट, तो ये मिल गया हम NAB डिवाइडेड बाई टॉर्सनल कांस्टेंट, ये है करंट सेंसिटिविटी। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो टू इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज करना चाहते हो तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोगों के पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो वी हैव 4 ऑप्शन। N को बढ़ा दो भाई, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल बढ़ा दो, गैल्वेनोमीटर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, या फिर एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज कर दो, या फिर टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज कर दो, स्पाइरल स्प्रिंग का जो हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट है वो, या फिर सस्पेंशन वायर का जो टॉर्सनल कांस्टेंट है वो डिक्रीज करा दो, तो तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूछा जाता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या, तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेंस करने का टेंडेंसी। तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 4 गैल्वेनोमीटर हैं, सब में 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट अप्लाई किया, तो कोई कम रीडिंग दिखा रहा है, कोई ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, कोई और ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, तो सेंस कौन ज़्यादा कर पाएगा, जो ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है वही। क्योंकि जब वोल्टेज का वैल्यू हम लोग और कम करें, बहुत कम कर दें, तो बहुत कम कर दें, तो जो पहले से कम दिखा रहा था वो तो दिखाना ही बंद कर देगा, जो ज़्यादा दिखाने वाला था वो थोड़ा दिखाएगा, तो सेंस तो कर लेगा कम से कम। तो सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा हो गई, जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है ऑन सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग स्टैंडर्ड बनाया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगा वो होगा हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो देखो भाई, अगर थीटा है ये, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, तो करंट जितना हमने इसमें सप्लाई किया, करंट मल्टीप्लाइड बाय गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, तो IR, ये जो कॉइल है इसके रेसिस्टेंस को ही गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस बोलेंगे। जब करंट पास कराया है तो IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। इसलिए अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो ये है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, और थीटा अपॉन आई को बोलते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन भी हो गया। और करंट सेंसिटिविटी कितना होता था भाई, तो NAB डिवाइडेड बाई C, और ये RG एक्स्ट्रा आ जाएगा। इट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज हम लोग के पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे भाई, टू इंक्रीज। अगर इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो कितने ऑप्शन आ जाएंगे, तो अब 5 ऑप्शन आ जाएंगे। N को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो, या B को इंक्रीज कर दो, या C को डिक्रीज कर दो, या RG का वैल्यू को डिक्रीज करो, रेसिस्टेंस को डिक्रीज करो। नंबर ऑफ टर्न को मत चेंज करें, लेकिन रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो तो वायर को रिप्लेस करो रेसिस्टेंस कम वाले से, तो उस कंडीशन में हमारा हो सकता है। नंबर ऑफ टर्न सब कुछ कांस्टेंट रखो, रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर दो, तो उस कंडीशन में भी करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएंगे। तो करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन भी पता लग गया हमें, और इसको इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन खूब आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखें। कन्वर्जन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर अपने आप में एमीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसका करंट मेजरिंग रेंज या वोल्टेज मेजरिंग रेंज वेरी वेरी स्मॉल होता है, यही डिफरेंस है बस। तो अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर का करंट मेजरिंग
रेंज जो है वो बढ़ा दें तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का, हर गैल्वेनोमीटर का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, और अपना अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो ये मेजर कर सकता है। मान लो 0 to 3 एम्पियर हो, एग्जांपल के लिए ये 2 ओम हो, कुछ भी हो सकता है। तो Ij इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट विच इट कैन मेजर, मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट इसको चाहिए। फुल स्केल इसमें बना होता है ना 0 1 2 3 0 1 2 3, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वही हमारा मैक्सिमम करंट अलाउड फॉर द गैल्वेनोमीटर है। उससे ज़्यादा करंट अप्लाई करोगे तो ये डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो अब इसको रेंज बढ़ाना चाहते हो, 3 एम्पियर से 3000 एम्पियर कराना चाहते हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इसके पैरेलल में हम लोग शंट रेसिस्टेंस ऐड करते हैं स्मॉल वैल्यू का, इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस और ये पूरा अरेंजमेंट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को जब हम लोगों ने पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नोन एज एमीटर। इसको हम लोगों ने एमीटर बोल दिया क्योंकि इस कंडीशन में अब ये ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है, क्योंकि जो भी करंट आएगा उसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। इधर से जो जाए, मान लो इसको Ig बोला हमने, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब दिखाएगा जब इसमें Ig करंट वही रेंज वाला करंट होगा। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 3 है या 5 है जो भी है, तो मैक्सिमम करंट जो है वो ये है। तो इस टाइम पे जब यहाँ Ig है उस टाइम पे यहाँ पे कितना होगा, तो I माइनस Ig होगा, I आया था करंट। तो जब ये मैक्सिमम है उस समय ये मैक्सिमम है, इसका मतलब अब न्यू रेंज क्या हो गया भाई, तो न्यू रेंज इज इक्वल टू 0 to I। पहले वाला रेंज था 0 to Ig, 0 to Ig, यही है हमारा Ig। तो न्यू रेंज हमारा था करंट मेजर करने का 0 to Ig, अब ये रेंज है 0 to I। और इसमें अब न्यू रेंज क्या हुआ, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखते हो भाई, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मान लो फॉर्मूला भूल भी जाते हो तब भी तुम निकाल सकते हो। VPQ हमें लिखना है दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी। तो इधर से क्या लिखेंगे भाई, VPQ लिखेंगे, तो इधर से लिखेंगे ऊपर वाले से लिखेंगे तो IgRg, और नीचे वाले से इस ब्रांच से लिखेंगे तो I माइनस Ig इंटू शंट रेसिस्टेंस, पकड़ लिया इसको, और यहाँ से बोलेंगे कितना शंट रेसिस्टेंस चाहिए मेरे भाई, तो Ig इंटू RG डिवाइडेड बाई I माइनस Ig, यही हो गया वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर न्यू रेंज। न्यू रेंज ये I है, पहले वाला रेंज ये है, और ये Ig RG रखने हैं, इससे हमारा न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू रिक्वायर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ ये न्यू रेंज चाहिए उतना ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा, उतना कम वैल्यू आएगा। मीन्स फॉर ग्रेटर I के लिए, ग्रेटर न्यू रेंज के लिए क्या करने पड़ेंगे हमें भाई, तो जितना ज़्यादा ग्रेटर न्यू रेंज चाहिए उतना कम शंट रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, द ग्रेटर फॉर ग्रेटर करंट दैट इज न्यू रेंज शंट रेसिस्टेंस, जो शंट रेसिस्टेंस शुड बी स्मॉल, रेसिस्टेंस ऑफ शंट जो पैरेलल रेसिस्टेंस लगाते हैं उसी को शंट बोलते हैं। रेसिस्टेंस शंट शुड बी स्मॉल, जितना स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा न्यू रेंज हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और ये एमीटर बन गया, तो तुम देख रहे हो एमीटर बनाने के लिए हम लोगों ने एक रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया, तो एमीटर का रेसिस्टेंस बोलते हैं हम लोग दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा, तो RG इंटू RS डिवाइडेड बाई RG प्लस RS, इक्विवेलेंट तो यही होगा। तो यही हो गया हमारा एमीटर का ओवरऑल रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RG एंड RS। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है भाई। अगर हमें इनफाइनाइट रेंज फॉर आइडियल एमीटर मैं बात करूँ, फॉर आइडियल एमीटर, अगर आइडियल एमीटर चाहिए तो उसका रेंज, करंट मेजरिंग रेंज क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। कोई भी दे दो करंट भाई मेजर कर लेगा। तो उसके लिए जब इनफाइनाइट होगा तो ये वाला इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, RS 0 हो जाएगा। मीन्स शंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। और जब शंट रेसिस्टेंस 0 हो गया तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर भी क्या हो जाएगा, वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। मीन्स कोई भी आइडियल एमीटर हो तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि शंट रेसिस्टेंस हो गया टेंडिंग टू 0। RG तो फिक्स्ड है, शंट रेसिस्टेंस हो गया टेंडिंग टू 0, तो ये टेंडिंग टू 0, तो ये वाला वैल्यू तो कुछ है RG कैंसिल ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि ये RG में छोटा सा ऐड किया तो ये RG ही रह गया, ये RG कैंसिल, और ये 0 है जो वही मेन 0 कर देगा एमीटर का रेसिस्टेंस। तो आइडियल एमीटर के लिए करंट मेजरिंग रेंज इनफाइनाइट बट रेसिस्टेंस विल बी 0।
और हम लोग एमीटर का जब भी यूज करते हैं तो करंट मेजर करने के लिए तो जिस ब्रांच में यूज करना है उसमें कनेक्ट कर दो, जो करंट जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा और हमारा ये एमीटर बता देगा रीडिंग यहाँ पे बता देगा, न्यू रेंज हमें बता देगा। क्लियर हो जाएगा। सो न्यू रेंज हमारा आई है, पहले वाला रेंज IG था और शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ये है। अब इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं और ये जो असेंबली बनता है यही बन जाता है वोल्टमीटर, मीन्स वोल्टेज मेजरिंग रेंज इसका बढ़ जाता है। पहले जो वोल्टेज मेजरिंग रेंज था, ठीक है, मेन ओरिजिनल जो वोल्टेज मेजरिंग रेंज है, ये भी ज़रा समझो। कुछ लोग ये भी नहीं समझते होंगे कि वोल्टेज मेजरिंग का काम ये तो पहले भी करता है। ओरिजिनल वोल्टेज मेजरिंग रेंज जो था वो था हमारा 0 टू IGRG, 0 टू IGRG, क्योंकि पहले IG मैक्सिमम करंट बियर कर सकता था और RG इसका रेजिस्टेंस था, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो सकता है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो हो सकता है IG इंटू RG। लेकिन अब जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अब इसके अक्रॉस हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं भाई, तो अब मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं IG इंटू RG प्लस R एक्सटर्नल, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में हो गए हैं तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा RG प्लस R एक्सटर्नल है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज अब ये अप्लाई कर सकते हो और मेजर भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। देखो इसका डिटेल जो होता है वो जब हम लोग बोर्ड बेस्ड क्लास करते हैं तो इसमें एक क्लास लग जाता है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, इसमें एक पूरा क्लास 1.5 घंटे का लगता है, तब जाकर के ये पूरी अच्छी तरह से हजम होता है। अभी तो मैं याद दिला रहा हूँ कि एक्सटर्नल अगर रेजिस्टेंस हम लोग ने सीरीज में कनेक्ट किया तो ये इसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज बन गया। ये है हमारा न्यू रेंज, ये हमारा न्यू वोल्टेज मेजरिंग रेंज। IG है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाने का करंट गैल्वेनोमीटर में, RG है उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, R एक्सटर्नल रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन सीरीज। उसी तरह से अब वोल्ट मीटर का कोई बोले कि कितना रेजिस्टेंस होगा भाई, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी कि RG और प्लस R एक्सटर्नल, ये दोनों ऐड करोगे तो मिलेगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो आइडियल वोल्ट मीटर उसका होता है जिसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो, जिसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो वोल्टेज मेजरिंग रेंज इनफाइनाइट करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ देख रहे हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्शन का अगर देखने हो तो वो है V/IG माइनस RG। अगर इनफाइनाइट रेंज है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हें इनफाइनाइट लगाना पड़ेंगे, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तुम्हें इनफाइनाइट लगाने पड़ेंगे। इट मीन्स वोल्ट मीटर का जब ये इनफाइनाइट लगाने पड़ेंगे तो आइडियल वोल्ट मीटर का, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। आइडियल वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर के लिए। तो ये समझ गए मेन फार्मूला, आपको ये याद रखो या ये याद रखो, बात एक ही है, ये भी याद रख करके हम लोग फार्मूला का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एक रह जाता है साइक्लोट्रॉन, जो कि कुछ स्कूल के सिलेबस में नहीं होते हैं, कुछ बोर्ड के सिलेबस में नहीं होते, लेकिन साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो देखो भाई एक है यहाँ D, ये इस तरह से ये मैग्नेट है समझो, जिसका कि इधर वाले का नॉर्थ है और इधर वाले का ये साउथ है। एक बड़ा सा मैग्नेट है, नॉर्थ इसका यहाँ साउथ होगा कहीं ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे साउथ है, इसका नॉर्थ होगा कहीं नीचे वाले फ्लोर पे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा, लेकिन बगल में साउथ है तो इसी में कैप्चर हो जाएगा। अगर ये साउथ नहीं होता तो ये निकल करके ऐसे जाता, जिस तरह से ये मैग्नेट होता है, नॉर्थ है साउथ है, तो यहाँ से निकल करके ऐसे जाता है भाई, ऐसे जाता है, तो यहाँ से निकल करके ये इस तरह से आता। लेकिन यहीं पे अब दूसरा अगर हमारा साउथ लेकर के यहाँ पहुँचा हो तो ये इसी में कन्फाइन हो जाएगा, इसी में रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, तो एक यूनिफॉर्म फील्ड मिल जाएगा, एक यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा। और इसी में हम लोग 2 Ds अरेंज करते हैं, 2 Ds लगाते हैं इसमें। इसका डिटेल हम लोग पढ़ते हैं जो कि बोर्ड का क्लास होता है, जिसमें 2D के बीच में एक ऑसिलेटर लगाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और जिस चार्ज को एक्सेलरेट कराने होते हैं उनको बिटवीन द 2 Ds रखते हैं। और ये धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटर क्या करता है भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कराता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट कराता रहता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू टाइम के साथ इस तरह से प्लस माइनस 2 वोल्ट प्लस माइनस 2 न्यूटन पर कूलम, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कभी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देगा। अब मेटेलिक डीज है तो इन दोनों के बीच में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में तो होता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, मेटालिक डीज हैं, इस तरह से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है, इसलिए क्या करता है, जिस चार्ज को एक्सीलरेट कराना है सेंटर पे रखोगे, ये एक्सीलरेट करा के स्पीड देगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको सेमी सर्कुलेट कराएगा, फिर वापस आएगा यहाँ पे, तब तक पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो और स्पीड बढ़ा लेगा और बड़ा रेडियस, क्योंकि रेडियस होता है mv/qb, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा रेडियस। इस तरह से रेडियस बढ़ता जाएगा, बिटवीन द टू डीज स्पीड बढ़ता है और उससे कंसेक्यूटिव रेडियस बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ता जाता है। जब रेडियस बढ़ करके जब ये इतना बड़ा रेडियस हो जाए कि रेडियस ऑफ द डीज के इक्वल हो जाए, तो ये डिफ्लेक्टर से इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं एग्जिट पोर्ट से। एग्जिट पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज रिवर्स करते रहते हैं इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, और जब रिवर्स करते हैं उतने टाइम में ये सेमी सर्कुलेट करके बिटवीन द टू डीज आता रहता है, इस तरह से इसका स्पीड बढ़ता जाता है, हेंस रेडियस भी बढ़ता जाता है। और जब रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल टू डीज रेडियस हो जाता है तो उसको डिफ्लेक्टर के यूज से एग्जिट पोर्ट से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से साइक्लोट्रॉन इज अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाई वेलोसिटी टू द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। और ये रेडियस जो होता है mv/qb, पहले v0 था इसलिए पहले हमारा स्टार्टिंग में रखते हैं, धीरे धीरे v बढ़ता जाता है, रेडियस भी बढ़ता जाता है। जब रेडियस इंक्रीज होते होते जब कैपिटल R रेडियस ऑफ द डीज हो जाएगा, उस समय जो स्पीड होगा वही मैक्सिमम स्पीड होगा और उसी स्पीड से वो बाहर निकलेगा। इसलिए मैक्सिमम स्पीड जो लेकर के ये बाहर निकलेगा वो है qbr/mv। यह है स्पीड विद विच द चार्ज पार्टिकल विल कम आउट फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। और कितना काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकल के आएगा भाई, तो वो भी कई बार पूछ दिया जाता है। तो वो क्या है भाई, तो हाफ mv/max², एग्जिट पोर्ट पे तो यही स्पीड मिला है, तो हाफ m और q² b² r² डिवाइडेड बाई m²। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी एट द एग्जिट पोर्ट, ये मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से मिलता रहता है। अब साइक्लोट्रॉन का कंडीशन होता है, एक साइक्लोट्रॉन का कंडीशन होता है जितने टाइम में ये पोलैरिटी रिवर्स करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, जितने टाइम में पोलैरिटी रिवर्स होता है उतने ही टाइम में सेमी सर्कुलेशन हो जाना चाहिए चार्ज का। तो सर्कुलेशन टाइम तुम्हें पता है कितना भाई, तो 2πm/qb। कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करता है तो यह है उसका टाइम पीरियड। तो सेमी सर्कुलेशन टाइम तो भाई ये होगा, और ये सेमी सर्कुलेशन टाइम जो होगा वो इसके टाइम पीरियड का भी हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलेशन टाइम इसका भी हाफ होना चाहिए। तो सेमी सर्कुलेशन टाइम कितना होगा भाई, तो इसका हाफ यानी कि πm/qb, ये मिल गया हमारा सेमी सर्कुलेशन का टाइम। और ये होना चाहिए इसका भी, अगर टाइम पीरियड मान लो ऑसिलेटर का T0 है तो ये T0/2 भी होना चाहिए। तो इससे हमें मिल जाएगा 1/T0 का वैल्यू। कितना भाई, 1/T0 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये कितना मिल जाएगा, तो qb/2πm, और ये 1/T0 को ही बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर होना चाहिए qb/2πm, क्योंकि जो इसका टाइम पीरियड है चेंज करने का, पोलैरिटी रिवर्स करने का, जो कि इसका कंप्लीट टाइम पीरियड का हाफ है, तो कंप्लीट टाइम पीरियड का हाफ किया, ये होना चाहिए इसके सेमी सर्कुलेशन, क्योंकि सेमी सर्कुलेशन किया और बिटवीन द डीज आया, फिर सेमी सर्कुलेशन किया, बिटवीन द डीज आया, और ये गैप जो है बिटवीन द टू डीज वेरी स्मॉल है, इसलिए उसका टाइम इलैप्स्ड हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर विच विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीड अप और टू एक्सेलरेट एनी चार्ज पार्टिकल। और इसका सर्टेन लिमिटेशन भी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने में कामयाब नहीं हो पाता ड्यू टू मास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास जो होता है वो m0/1 - v²/c²। इलेक्ट्रॉन या वेरी स्मॉल मास पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में साइक्लोट्रॉन फेल हो जाता है। ठीक है, ये लिमिटेशन है इसका कि वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। एक आयन को जनरली एक्सेलरेट कराने में काम आता है, या अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा करके, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल पे बमबार्डिंग कराने हैं तो अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का ये काम आ सकता है साइक्लोट्रॉन से। क्लियर है यहाँ तक? साइक्लोट्रॉन में ये कंडीशन याद रखने हैं और स्पीड विद विच इट विल कम आउट। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट देखने हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, ये लास्ट टॉपिक है। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो और इससे हमें बोर मैग्नेट्रॉन निकालना है। तो देखो भाई, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस है यहाँ पे, चलो भाई ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इस कंडीशन में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, यही लिखेंगे हम लोग।
यही मिलता है हमें। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये जो लिख करके हम लोग चाहें तो सर्कुलेटिंग स्पीड निकाल सकते हैं। अगर सर्कुलेटिंग स्पीड चाहिए तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ये है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग ये सब एटम में पढ़ते भी हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा एक हमारा ZE है न्यूक्लियस का चार्ज और E है इसका चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये R²। इससे हम लोग चाहें तो सर्कुलेटिंग स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। लेकिन अभी का कंसर्न क्या है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो होता था NIA, याद होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो NIA है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अगर चाहिए तो n नंबर ऑफ टर्न, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो अपने ऑर्बिट में, तो इसका नंबर ऑफ टर्न कितना हम लोग समझेंगे भाई, तो नंबर ऑफ टर्न समझेंगे एक ही। नंबर ऑफ टर्न क्या है, एक ही है नंबर ऑफ टर्न, तो 1 समझेंगे। करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेंगे। करंट का वैल्यू क्या होता है भाई, तो चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जब रोटेशन लगाएगा कोई भी एक क्रॉस सेक्शन पे अपना माइक्रोस्कोप लगा के देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ई चार्ज ट्रांसफर हुआ कितने टाइम में भाई, तो फिर आएगा ये कैपिटल टी टाइम के बाद, फिर आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम, जो कि इसका सर्कुलेशन टाइम है, आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम ई चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। इसलिए हमारा करंट का वैल्यू जो हो गया वो चार्ज, जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो चार्ज और टाइम पीरियड होता है हमारा 2πm/q भी लिखें, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, ये सर्कुलेशन का टाइम पीरियड यहाँ से हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने की क्या ज़रूरत है, Q इंटू 1/T को बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि Q इंटू फ्रीक्वेंसी। करंट का जो वैल्यू होता है ना, वो चार्ज जो रोटेट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। वैसे ही यहाँ पे चार्ज जो रोटेट कर रहा है वो E है, इलेक्ट्रॉन, और ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वो ये। चाहे तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल के रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 टाइम पीरियड करने पड़ेंगे। चलो निकाल देता हूँ टाइम पीरियड। स्पीड जब पता है तो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 2πr डिवाइडेड बाई दिस स्पीड। ये तो काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई, तो v डिवाइडेड बाई 2πr। v डिवाइडेड बाई 2πr, जो भी सर्कुलेटिंग स्पीड है डिवाइडेड बाई 2πr, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बनता है। हमें तो चाहिए भाई मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए n देखा 1, करंट देखा I इंटू फ्रीक्वेंसी। जब लिखना होगा फ्रीक्वेंसी रख देंगे, और इंटू एरिया। एरिया कितना भाई, तो इस जो करंट कह रही है यही तो करंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ही तो करंट बनाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो करंट समझो चल रहा है, तो वो करंट का वैल्यू हमने लिख दिया इंटू फ्रीक्वेंसी। एरिया कितना है भाई, तो πr² है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट हो गया करस्पॉन्डिंग टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये मिल गया E πr² इंटू दिस फ्रीक्वेंसी। अब बताओ भाई E πr² इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो v डिवाइडेड बाई 2πr, v डिवाइडेड बाई 2πr। यहाँ देखो कुछ कैंसिल होंगे, r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल होगा, और ये क्या, ये हो गया तुम्हारा e, एक r से एक r कैंसिल, तो e अब पाई भी कैंसिल होगा, तो EVR डिवाइडेड बाई 2, EVR डिवाइडेड बाई 2, बस इतना ही मिल गया। EVR/2 आया, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू EVR डिवाइडेड बाई 2 आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, चलो भाई ठीक है। तो EVR डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या काम करने हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो m इज इक्वल टू, अब m से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्या किसको करें भाई, m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा E इंटू MVR डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज E इंटू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m, E इंटू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m। ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो गया। एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का सबको पता है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट। तो E इंटू हम लोग लिख सकते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, NH/2π अपॉन 2m लिखोगे। इस तरह से फाइनली जो आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो आ गया कितना भाई, तो NEH डिवाइडेड बाई 4πm। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज ऑर्बिट नंबर। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को ही बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, EH डिवाइडेड बाई 4πm। दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन। इसको हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। मैग्नेट्रॉन भी कुछ बुक में लिखेंगे और कुछ बुक में मैग्नेट्रॉन भी लिखते हैं, और गायब हो जाता है, तो दोनों तरह से लिखे जाते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन, इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन। कैसे निकालते हैं बोर मैग्नेट्रॉन भाई, तो
बोर मैग्नेट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले करंट का वैल्यू निकालेंगे। करंट का वैल्यू है चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाई टी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से काम किया, 1 था नंबर ऑफ टर्न और करंट का वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी और पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। इस तरह से आ गया इंटू पाई आर स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमने निकाल रखा है भाई 2 पाई आर बाई वी टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी है वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर रख दिया। इस तरह से मिल गया EVR/2 और m से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि MVR होता है एंगुलर मोमेंटम। MVR इज एंगुलर मोमेंटम इन द सर्कुलर मोशन होता है ना भाई। MVR सबको पता है भाई, ये तो सबको पता है। तो MVR ऊपर ले आए तो इससे फायदा क्या मिल गया भाई, तो MVR लाते ही एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम से हम लोग ऑर्बिट नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं। तो ऑर्बिट नंबर को हमने एसोसिएट कर दिया, कैसे भाई, तो एंगुलर मोमेंटम को NH/2π लिख दिया। अब ये n के टर्म में हमारा स्टैंडर्ड तैयार हो गया, जिस ऑर्बिट में चाहिए उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू EH/4πm एंड दिस इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? बाकी ये सब कॉन्सेप्ट्स थे, अब इन कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करो, न्यूमेरिकल में पूरा सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाओ।